Hey guys, welcome to the largest and the most impactful laboratory platform that is Physics वाला। तो मेरे सारे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे क्या? एक बार सारे के सारे मेरे प्यारे भाई बहन कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। प्लीज राइट भारत माता की जय इनटू द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। प्लीज राइट भारत माता की जय इनटू द कमेंट सेक्शन। अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, मैं सुनाई दे रहा हूं, तो प्लीज एक बार फटाफट से लिख देंगे भारत माता की जय, हमारी प्यारी मां भारत मां की जय इनटू द कमेंट सेक्शन जल्दी से। ऑल राइट, रिफ्रेश कर दो भाई, चैट चल नहीं रहा है। ऑल राइट, यहां पे आप लोगों का चैट विजिबल नहीं है, क्या बात है। कृष्णा, प्रीति, दीपांजलि, रितिका, आयुष, किरण, हिमांशु, श्रेया, कलश, आप सभी मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों का स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फिजिक्स वाला। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सुनील भैया। ऑल राइट, तो दोस्तों आज हम किस चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं? आज हम चर्चा करने वाले हैं सीबीएसई के पीवाईक्यूज के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। यानी कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ सीबीएसई के पीवाईक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे आज की क्लास में। ऑल राइट, आपको मजा आ जाएगा, आप लोग एंजॉय भी करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए। टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सीबीएसई पीवाईक्यूज एज वेल एज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मुश्किल से 2-3 लेक्चर का चैप्टर और बचा है, खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे होमवर्क के डिस्कशन की। सबसे पहले होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक होमवर्क का सवाल था, मुझे 1 सेकंड देना। मैं ना कभी ये कूलिंग बहुत बढ़ा देते हैं, कभी कूलिंग बहुत घटा देते हैं, शायद मेरी बात को समझ नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट थोड़ा सा घटा के आ जाता हूं इसको। भाई साहब कभी तो एंटार्क्टिका बना देंगे, कभी सहारा डेजर्ट बना देंगे, टीचर को नहीं समझ में आता कि हो क्या रहा है। चलो, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.10 का हमारे पास ये सवाल है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.10 ये सवाल है हमारे पास। सवाल देखिए क्या कह रहा है आपको। इन द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट वॉज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसेंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी एज गिवन बिलो। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि हमने इनिशियल रेट जो है वो मेजर किया है आर नॉट, जब हमारे पास ए और बी की कंसेंट्रेशन ये थी। फिर हमने ए और बी की कंसेंट्रेशन चेंज करी तो हमारा आर नॉट ये हो गया। फिर हमने ए और बी की कंसेंट्रेशन में कुछ परिवर्तन किया, किसी को कांस्टेंट रखा, एक को चेंज कर दिया, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे बदली। आप बात समझ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ए की कंसेंट्रेशन ये है, बी की ये है, तो ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है। अब ए की कांस्टेंट है, बी की हमने चेंज कर दिया, तब भी रेट ऑफ रिएक्शन में परिवर्तन नहीं आया। अब ये हमारे पास बेसिकली हमने क्या कर दिया, 0.20 से 0.40 कर दिया कंसेंट्रेशन, और इसी कंसेंट्रेशन घटा दी, तो यहां पर रेट हो गया हमारे पास 1.43 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है। अब बेसिकली आपको बोल रहे हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। अगर ए और बी के रिस्पेक्ट में हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को यहां पे डिटरमाइन करना हो तो हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। ऑल राइट, तो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। क्या बात है सर, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, नॉट क्लियर। ये तो लास्ट क्लास में सवाल दिया था, वही वाला सवाल है। ये लास्ट क्लास में दिया था बेटा, वही वाला सवाल है। ये सवाल मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, वही वाला सवाल है। सवाल वही है ना भाई, जो लास्ट क्लास में दिया था, तब नहीं दिख रहा था क्या? वही वाला है ना? हाँ चलो, अब यार इसको कैसे मैं दिखाऊं, अभी एकदम से पीपीटी अभी थोड़ी चेंज हो पाएगी। ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.10 का सवाल है। मैं आपको बताता हूं, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। मैंने यही सवाल आपको दिया था कल, आपको लास्ट क्लास में दिख रहा था बेटा सवाल, आज नहीं दिख रहा है। मैंने तो सेम पीपीटी यूज करी है भाई, आई यूज द सेम पीपीटी। इसमें क्या अलग आ गया? सुनील भैया आपने कुछ चेंज किया है क्या? अरे नहीं, वही है। तो आपको तब दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है यार। वही सवाल है, आप एनसीईआरटी खोलो, एक्सरसाइज 3.10 का सवाल है, वही सवाल है सेम। ओपन कर लो वहां से, मैं सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि अभी इसका कलर तो नहीं चेंज हो पाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज करना। आ जाओ, आइए इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है,
व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी के रिस्पेक्ट में हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, आइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में। अब भाई लाइटें बंद कर दूं क्या? अब दिख रहा है भाई? अब दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है या अभी भी नहीं दिख रहा? फिर मैं दिखना बंद हो जाऊंगा भाई, मैं दिखना बंद हो जाऊंगा यार, ऐसे मत करो। जला देते हैं चलो, नहीं तो मैं दिखना बंद हो जाऊंगा, तुमको पढ़ाई कैसे करोगे? चलो आओ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भाई, देखना दिखाना थोड़ा सा बाद में कर लेना। ठीक है, तो लाइट्स अलग ही दुखी कर रही हैं भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है भाई। अब देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। अब इसको कैसे करना है? सबसे पहले मैं मान के चलता हूं, मैं एक छोटी सी चीज एनालाइज करता हूं यहां पे। सबसे पहले आपने बोला कि 0.20 है ना, और ये कंसंट्रेशन में यहां पर कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन हमने इसकी कंसंट्रेशन को यहां पे घटा दिया है। मतलब ये तो हमने क्या रखी है, सेम रखी है, और ये हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट, मतलब ये तो हमने सेम रखी है और इसको हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो आप मेरी बात को समझे, सवाल क्या कहना चाह रहा है? 0.20 यहां पे कंसंट्रेशन है, 0.20 कंसंट्रेशन है, दैट इज सेम, और ये हमने बी की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया। अगर हमने बी की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया है तो यहां पे देखिए रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक तो आप ओरली कर सकते हो कि यहां पर रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एक तो आप सीधा सा फ्रॉम ऑब्जर्वेशन भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोग ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। आप इसको ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। कैसे कैसे आप ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर सकते हो? कॉन्सेंट्रेशन जो आपके पास ए की है, कॉन्सेंट्रेशन जो आपके पास ए की है इन 1 and 2, ये तो आपने सेम रखी है, यानी कि ये हमारे पास अगर क्या है, ये हमारे पास केस नंबर 1 है, ये हमारे पास केस नंबर 2 है, और ये हमारे पास केस नंबर 3 है। सवाल आपको यह कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास 1 और 2 में कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो मेरे भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की बात अगर हम करें, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की बात करें 1 और 2 में, तो वो तो क्या है, वो हमारे पास डिफरेंट है जी। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये तो सेम रही कंसंट्रेशन, यहां पे आपने कंसंट्रेशन में परिवर्तन किया, तो रेट पे फर्क आया क्या? रेट पे फर्क आया क्या? रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास है, रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम इन 1 and 2। रेट ऑफ रिएक्शन पहले और दूसरे में क्या रहा? सेम ही तो रहा। तो अगर ये सेम रहा, इसका मतलब ये क्या है, जीरो ऑर्डर में मान के चलता हूं, जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या मतलब है? आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जीरो ऑर्डर का यह मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो यानी कि अगर बी के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में बात करूं, सो द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अभी यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि बी के रिस्पेक्ट में जो रिएक्शन है वो क्या है, जीरो ऑर्डर है। यानी कि आप बी की कंसंट्रेशन को कितना भी बढ़ाओ कितना भी घटाओ, रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे भैया समझ में आया? पहले में 0.20, दूसरे में 0.20, यहां पे 0.30, यहां पे 0.10, यहां पे आपने इसकी कंसंट्रेशन चेंज करी, रेट चेंज नहीं हुआ। यानी कि बी के रिस्पेक्ट में रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर है। रिएक्शन क्या है, दैट इज जीरो ऑर्डर है। भैया नहीं 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 नहीं, आप ऑब्जर्वेशन से क्यों बता रहे हो? आप हमको फॉर्मूले से बताओ। अरे मेरे दादा, ये लो फॉर्मूले से बता देता हूं, ये लो, फ्रॉम फॉर्मूला सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको लग रहा है फॉर्मूले से सॉल्व करना है, लो फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखा देता हूं। रटना तो कुछ है ही नहीं बेटा, केमिस्ट्री में सब समझ में आना चाहिए। मैं मानता हूं कि यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है R1, इट इज इक्वल्स टू के concentration of A raised to the power X, concentration of B1 raised to the power Y। अग्री करते हैं? रेट लॉ, इसके लिए मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल सही है। मैं R2 के लिए जो रेट लॉ लिखता हूं वो मेरे पास हो जाएगा के कॉन्सेंट, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ये चलो यही लिख दो, R2 इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज्ड टू द पावर X। बताओ क्यों? K तो सेम रहेगा,
उसके बाद हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, दोनों केसेस में सेम है। आपने बी की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया, दैट इज बेसिकली B2 रेज टू द पावर वाई। हां या ना? हां या ना? 100% हां। तो मेरे राजा, तुम यहां पर ये नहीं लिख सकते क्या कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू R1 अपॉन B1 रेज टू द पावर वाई? ये लिख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू R1 अपॉन B1। सिमिलरली यहां पर यही चीज सेम होगी कि नहीं होगी? अरे अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, ए की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ये चेंज कर रही है, तो के ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू R2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 रेज टू द पावर वाई। बिल्कुल सही। तो ये मान लो इक्वेशन 1 और ये मान लो इक्वेशन 2। अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड्स दोनों को इक्वल कर लेंगे तो हो जाएगा R1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B1 रेज टू द पावर Y इज इक्वल्स टू R2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 रेज टू द पावर Y। ये हो जाएगा जी, बिल्कुल ये हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो सुनील भैया, ये हमारे पास हो जाएगा, इसको ऐसे ले लेते हैं, उधर ले जाता हूं, इसको इधर ले आता हूं, ठीक है। तो यहां पर इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, B2 रेज टू द पावर Y अपॉन B1 रेज टू द पावर Y इज इक्वल्स टू R2 बटे में R1। इस चीज को R2 बाय R1, ये इधर चला गया, B2 रेज टू द पावर Y बाय B1 रेज टू द पावर Y, R2 बाय R1, यही चीज मैंने यहां लिख दी। अब देखिए R2 और R1 तो हमारे पास सेम ही है दोनों ही केसेस में, तो ये कितना हो जाएगा 5.07 इंटू 10 की पावर -5 बटे में 5.07 इंटू 10 रेज टू दी पावर -5। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू B2 बटे में, अच्छा इनकी वैल्यू भी प्लेस कर देते हैं, इनकी वैल्यू भी प्लेस कर देते हैं, वैल्यू भी प्लेस कर देते हैं। B2 और B1 की वैल्यू क्या है, ये देखिए B2 और B1 की वैल्यू, B2 और B1, B2 और B1, B2 और B1, B2 और B1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.10 बटे में 0.30 ओवरऑल रेज टू दी पावर बाय, दोनों पे सेम पावर है ना, तो B2 बाय B1 0.10 बाय 0.30, 0.10 बाय 0.30 रेज टू दी पावर Y। ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा जी। तो 0.10 बाय 0.30, 2 पॉइंट उड़ाया 100, इसके 2 पॉइंट उड़ाए 100 रेज टू दी पावर Y इक्वल टू 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद बेसिकली 100 से 100 क्या, ये इससे गया, तो ये हो जाएगा 1 की पावर y बाय 3 की पावर y इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये हमारे पास आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? ये हमारे पास हो जाएगा 1 की पावर y तो हमेशा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर y क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू 3 की पावर y हो जाएगा। ठीक है, अब सुनील भैया बेस सेम होगा तभी तो पावर कंपेयर हो सकती है, बेस सेम होगा तो पावर कंपेयर हो जाएंगी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 3 की पावर y। कोई बेसिक मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, तो मैं लिख देता हूं 3 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 3 की पावर y। पावर्स अगर सेम बेस हो जाएगा तो पावर कंपेयर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक दिमाग लगा के ओरली सॉल्व करना और एक फॉर्मूले से करना, जो अच्छा लगे तुम्हें तुम उससे सॉल्व करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, इसकी कंसंट्रेशन सेम है, इसकी कंसंट्रेशन हमने चेंज करी है, कंसंट्रेशन हमने चेंज करी तो क्या रेट पे फर्क आया, नहीं आया रेट पे फर्क। इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में रिएक्शन 0 ऑर्डर है, यानी आप इसकी कंसंट्रेशन कितनी भी चेंज करो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी है, यानी कि जो पावर है एक्चुअल में 0 है। तभी तो यही तो मतलब हुआ 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या हुआ कि रेट लॉ के अंदर y इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब आप इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखेंगे, इसका रेट लॉ कैसे आएगा, इसका रेट लॉ जब आप लिखते हैं तो k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेज टू द पावर y, तो इसके अंदर मेरे राजा या y जो है 0 है। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया आपने इससे कर लिया कि भैया R1 इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B1 रेज टू द पावर y और B2 रेज टू द पावर y, ये तो कांस्टेंट रहेंगे ये वाला।
तो इससे हमने दोनों इक्वेशंस को लेफ्ट और राइट साइड कंपेयर करवा लिया एंड देन वी सॉल्व्ड इट। इट विल गिव y इक्वल टू 0। एक तरीका तो ये था और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर वो बोल रहा है आपको ऑर्डर निकालना है ए का। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है। विद रिस्पेक्ट टू बी इज 0, विद रिस्पेक्ट टू ए इज व्हाट, निकाल लेते हैं। तो अब इसी को यहां से कंपेयर करवाइए आप, ठीक है ना। अब यहां से इसको कंपेयर करवाता हूं मैं, ये हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब आप कहोगे भैया ये वाला केस क्यों लिया, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि ए को मैं कितना बदलूंगा कि मेरी रेट ऑफ रिएक्शन में कितना फर्क आ रहा है, तभी तो मैं ऑर्डर निकाल सकता हूं। ऑर्डर यानी कि सेंसिटिविटी फैक्टर मैं तब निकाल सकता हूं जब मैं अगर ए या बी की कंसेंट्रेशन चेंज कर रहा हूं तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना बढ़ रहा है या घट रहा है, तभी तो ऑर्डर पता लगेगा ना भाई। तो ऑर्डर पता लगाने के लिए रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू ए मुझे देखना पड़ेगा कि यहां पे मैंने इसको चेंज किया। इस केस में तो सेम है, इस केस में डिफरेंट हो गया। भैया इस केस में डिफरेंट हो गया लेकिन तो बी भी तो चेंज हुआ। अरे बी कितना भी चेंज हो फर्क नहीं पड़ रहा ना, बी की कंसेंट्रेशन कितनी भी चेंज करो रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ता, फर्जी है वो, फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात, बिल्कुल समझ में आ रही है सुनील भैया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। खाना नहीं खाया आज हमने, चाय पे जिंदा रहेंगे आज। बिस्किट भी रख दो यार, धन्यवाद धन्यवाद, रख दो रख दो। बालक अभी सवाल करेंगे ना तो बिस्किट खा लेंगे। चलो ठीक है, डन है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 0 है विद रिस्पेक्ट टू बी। अरे बी को तुम कितना बढ़ाओ कितना घटाओ रेट ऑफ रिएक्शन कहेगा मैं तो चेंज नहीं होता, नहीं होऊंगा। समझ में आया जी। देखो तुमने यहां चेंज किया ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे इसको चेंज कर दिया ए को, अब रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है, मतलब ए पे डिपेंड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है चलो अब इसको करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं। तो यहां पे मैं रेट लॉ के एक्सप्रेशन को क्या लिख रहा हूं, सबसे पहले हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर के ए रेज टू द पावर एक्स बी रेज टू द पावर वाई है। अब इसको अगर मैं 0 बना देता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन ए। हमारी रिएक्शन में क्योंकि y का वैल्यू 0 है यानी कि प्योरली रिएक्शन का जो रेट है दैट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन ए, है ना जी। अब हमको इस x की वैल्यू को निकालना है, चलिए हम निकाल लेते हैं, बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले हमने लिखा R1 इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A1 रेज टू द पावर x एंड R2 हमारे पास क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब यहां पे 2 से कंफ्यूजन ना हो जाए तो 3 ले लो, है ना, 3 A रेज टू द पावर y। ये केस पहला, दूसरा, तीसरा। यहां पे तो कॉन्सेंट्रेशन एक ही सेम है, यहां पे डिफरेंट है, तो पहला और तीसरे को कंपेयर करवाएंगे। ठीक है भाई चलो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 अपॉन A1 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू के, इक्वेशन 1। R3 इज इक्वल्स टू के और ये नीचे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A3 रेज टू द पावर y, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 2। एक एक स्टेप सिखा रहा हूं आपको सवाल करने का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राजा बेटा, इस 1 और 2 से हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि राइट साइड सेम है, तो हम लिखेंगे R1 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A1 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू R3 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A3 रेज टू द पावर y। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास हो जाएगा R1 बाय R3 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A1। पगले सुनील भैया जी क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं आप, x माफी चाहूंगा सुनील भैया, क्या कर रहे हो बेटा, माफी माफी, सॉरी, हो जाता है, हम भी इंसान हैं, मनुष्य हैं, हो जाता है गलती, सॉरी। तो राजा A1 की पावर x बटे में 3 की पावर x, बहुत बढ़िया। R1 बाय R3 इज इक्वल्स टू A1 बाय A3, है ना, बहुत बढ़िया 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 बहुत बढ़िया। अब देखो भैया यहां पर इसको फर्दर R1 बाय R3 को सॉल्व करते हैं। R1 कितना है, 5.07 इंटू 10 की पावर 5, 5.07 इंटू 10 की पावर
-5 बटे में 1.43 इंटू 10 की पावर -4, 1.43 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू R1 R3 की वैल्यू हमने डाल ली, A1 और A3 की वैल्यू हम डालेंगे। A1 कितना था? A1 था 0.20 और ये था 0.40, 0.20 डिवाइडेड बाय 0.40, दोनों की पावर x है तो ओवरऑल मैं लिख देता हूं x, इसमें कोई दिक्कत? R1 बाय A1 रेस टू द पावर x इज इक्वल टू k, R3 बाय A3 रेस टू द पावर x इज इक्वल टू k और k सेम है तो यहां पर इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये ऐसे हो जाएगा। तो R1 बाय R3 इज इक्वल टू A1 बाय A3 या R3 बाय R1, जैसा आपको सही लगे वैसे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। R1 बाय R3 इज इक्वल टू A1 बाय A3 हो जाएगा, R1 बाय R3 और A1 बाय A3, ठीक है। तो 5.07 इंटू 10 की पावर -5 बाय 1.43 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू 0.20 बाय 0.40 रेस टू द पावर x, ठीक है। इसको यहां पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 5.07 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 1.43 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? डेसिमल 100 100 दोनों नीचे जाएगा तो 2/4 1/2 हो जाएगा। इसको मैं मान के चलता हूं दैट इज 1/2 1/2 x। क्यों? ये बेसिकली डिवाइडेड बाय 100, इधर भी डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, 0 0 गया, 1/2 हो गया, 1/2 रेस टू द पावर x, 1 की पावर x x होता है, 1 की पावर x 1 होता है, 1 की पावर x कितना भी डालो तो 1 ही होता है, और ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 2 रेस टू द पावर x हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, मैं इधर ले जाता हूं, 2 रेस टू द पावर x इज इक्वल्स टू, यहां पे ऊपर चला जाएगा 1.43 अपॉन 5.07 इंटू 10 की पावर -1, तो 2 रेस टू दी पावर x, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, इधर ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा 14.3 बाय 5.07, 10 ऊपर चला जाएगा तो 1.43 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 14.3 बाय 5.07, 2 रेस टू दी पावर x इज इक्वल टू 6। अब देखो 2 रेस टू दी पावर x ये होगा इसके बराबर, 2.82 के बराबर, जो वैल्यू गिवन है एग्जाम में आपको ये वैल्यू 100% गिवन होगी। 2 रेस टू दी पावर x इज इक्वल टू 2.82, तो आप दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, ये आपको वैल्यू इसीलिए गिवन है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ जब लॉग की वैल्यू ले लेंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x log 10⁻² इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? log 2.82, तो log 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 0.3010, 0.3010, ये भी 10 बेस पे ही है, और ये वैल्यू कितनी है? 0.4502 इक्वल टू 0.4502, तो x इज इक्वल्स टू 0.4502 बाय 0.3010। अब मुझे दिख रहा है 15 की टेबल 30 और 45, तो मैं क्या करूंगा? अप्रोक्सीमेशन लेके इसको बोलूंगा तो भाई 45 है और भाई 2.30 है, बाकी की 2 डिजिट्स आगे गायब कर दी, इसके 2 डिजिट्स उड़ाई तो 100, इसकी 2 डिजिट्स उड़ाई तो मेरे पास आ गया 100, 100 से 100 गया, तो ये हो गया 45 बटे में 30, 15 3 15 2 ये लगभग हो गया 1.5। तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल ऑर्डर हो जाएगा। इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो बेसिकली आपको इस तरीके के सवालों को इस तरीके से टैकल करना होता है। यहां से एक बार फिर से रिकैप दे देता हूं, अगर मैं रिएक्शन के रेट लॉ को लिखता तो वो कुछ ऐसा होता है, y की पावर, यहां पर ये जो y की जो वैल्यू है यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेज़ टू द पावर y है, तो ये 0 है, यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि मेरी एक्सप्रेशन जो हो जाएगा रेट लॉ का वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब b में कितना भी परिवर्तन आए रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक्सप्रेशन में लिखा R1 इज इक्वल टू के A1 रेज़ टू द पावर x एंड R3 इज इक्वल टू के A3 रेज़ टू द पावर x, b को गायब भी कर दिया, फर्क ही नहीं पड़ता। तो k दोनों तरफ पे सेम है, तो मैंने लिख दिया R1 बाय A1 और R3 बाय A3। अब दोनों तरफ को अगर मैं कंपेयर करवा देता हूं तो दोनों तरफ को कंपेयर करवाने के बाद ये एक्सप्रेशन आता है, मैं इसको करता हूं R1 बाय R3 इज इक्वल्स टू A1 रेज़ टू द पावर x बाय A3 रेज़ टू द पावर x। R1 और R3 की वैल्यू मेरे को यहां पे सवाल में दे रखी है, R1 ये रहा, R3 ये रहा, दोनों की वैल्यू को मैंने यहां पर क्या कर दिया? प्लेस कर दिया।
A1 और A3 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, A1 और A3 की वैल्यू हमारे पास 0.20 और 0.40 हमारे पास यहां पर अवेलेबल है। आप समझ गए होंगे, अगर ये 0.20 है और ये 0.40 है, इसका डेसिमल उड़ाया तो नीचे 100, इसका डेसिमल उड़ाया तो ऊपर 100, 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो एक तरीके से 1/2 आ जाएगा। 1/2 रेज़ टू द पावर एक्स, तो 1 की पावर एक्स हमेशा 1 होता है और 2 की पावर एक्स क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर एक्स हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा 5.07 10 की पावर -5, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1, तो 5.07 बाय 1.43 हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे को पता है इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2 की पावर x, इसको इधर लेके जाएंगे 1.43 और इसको नीचे लेके आएंगे, ये रहा। ये 10 की पावर -1 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली 14.3। ये ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी ना पावर, 10 की पावर 1 हो जाएगी तो 14.3 अपॉन 5.07, हो जाएगा 2.82। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x log 10⁻², log 10⁻².82। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको गिवन है, ये रही। मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को इसको इससे डिवाइड कर दिया। अब मैं यहां पे अप्रोक्सीमेशन ले आया क्योंकि मुझे दिख रहा है 15 और 30, तो 0.45 0.30। इसका डेसिमल उड़ाया, इसका डेसिमल उड़ाया, 100 से 100 क्या कट कर दिया, 15 दूनी 15 तिया, 15 3 जा 15 2 जा, 3/2 यानी 1.5। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, अरे भाई, रेट ऑफ रिएक्शन या सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ठीक है। फाइनल अगर आप एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं, फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वो आएगा रेट का, रेट इज इक्वल्स टू के a raised to the power 1.5 एंड b raised to the power 0। तो जो पूरी ओवरऑल रिएक्शन का रेट आएगा वो आ जाएगा 1.5 प्लस 0 इक्वल्स टू 1.5, यानी कि ये पूरी तरीके से इस पे डिपेंड करेगा, इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इससे कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसे सरल से सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको इस समझ में आ गया है तो एक बार आए भैया का नारा लगा दीजिए कि समझ में आ गया, आपने बहुत बढ़िया से बताया सुनील भैया। ए भी लगा दीजिए फटाफट से, समझ में आ गया। अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, ये सवाल आपको समझ में आ गया, ये सवाल समझ में आ गया। मैंने आपको ये चीज दो तरीके से सिखाई है, अब दो तरीके से आपको समझ में आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी 0 ऑर्डर है और ए के रिस्पेक्ट में 1.5 है, ठीक है। अभी भी नहीं आए तो एक बार फिर सुनना, आपको समझ में आएगा। इतने बच्चों को आ रहा है ना, एक दो बच्चों को नहीं भी आए तो समझना, फिर से सुनना, ठीक है बेटा। चलो अब भैया प्रीवियस ईयर के सवाल थोड़े से करवा दीजिए, आप लोग बोल रहे थे तो और प्रीवियस ईयर के सवाल यहां पर लेके आयो। एनसीईआरटी के सवाल तो करा ही रहा हूं, प्रीवियस ईयर के भी आपको करवा देता हूं। अब देखिए सवाल कह रहा है, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है ए से बी जारी है, रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 9 टाइम्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोल रहा है, एक रिएक्शन ए से बी जारी है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स, 9 गुना हो गया। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, अगर मैं एक्सप्रेशन को लिखना चाहूं तो मैं R1 के एक्सप्रेशन को लिखता हूं, R1 इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A1 रेज टू द पावर x है। ये मेरी रेट जो है R2 हो गई है जब मैंने इसकी कंसंट्रेशन में कुछ परिवर्तन किया होगा। ये R1 रेट है, एक ही रिएक्टेंट है, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के A1 रेज टू द पावर x है। इसमें कुछ मैंने परिवर्तन किया होगा जिसकी वजह से रेट जो है ऐसा हो गया। वैल्यू डालकर देखते हैं, एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो जाएगा R1 कॉन्सेंट्रेशन A1 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू के, और इसको भी लिख लेता हूं R2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू के। समझ में आया क्या बेटा, समझ में आ गया। R1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A1 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू के, R2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू के। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करवा लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को, फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या मिलता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिंपल सिंपल बता रहा हूं। R1 इज इक्वल टू के A1 रेज टू द पावर x, इसमें कुछ परिवर्तन किया होगा, इसकी वजह से रेट में परिवर्तन आ गया। इन दोनों के बीच में रिश्ता लिख रहा हूं,
तो ये हो जाएगा R1 अपॉन में A1 रेज टू द पावर X इज इक्वल्स टू R2 बाय A2 रेज टू द पावर X। ठीक है, डन है। तो यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं, ये भैया R2 बटे में R1 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 की पावर X अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A1 रेज टू द पावर X। A2 की पावर X बाय A1 की पावर X इज इक्वल्स टू R2 बाय R1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बात आप सामने कर रहा हूं मैं, कोई भी डिफिकल्ट वाली बात नहीं कर रहा। अब देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। मान लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन को मैंने 9 टाइम्स ऑफ A1 कर दिया है, ये A1 था, ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी, X हो जाएगी। समझ रहे, इसका 9 गुना कर दिया ना आपने, यानी A2 की वैल्यू 9 टाइम्स ऑफ A1 होगी। मान लो A1 कोई वैल्यू थी 1 था, आपने 9 गुना कर दिया तो 9 टाइम्स ऑफ A1, कॉमन है पावर तो X ही हो जाएगा, अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ R1 रेट हो गया है, जब ओरिजिनल रेट क्या था, R1 था। छोटी छोटी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इससे ये उड़ाएंगे, इससे ये उड़ाएंगे। अब यहां पर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा, ये बचेगा 9 रेज टू द पावर X इज इक्वल्स टू 3। अब ये कंपेयर करने के लिए बेस तो सेम होना चाहिए, बिना बेस सेम हुए हुए कंपेयर नहीं हो सकते एक्सपोनेंट्स, आपको भी मतलब ये बेस एंड एक्सपोनेंट्स कंपेयर नहीं हो सकते। तो भैया फिर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 रेज टू द पावर 2, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2x, क्योंकि पहले एक पावर x तो था ही, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, है ना। तो दैट इज इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 1। सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 है। समझ में आया भाई, मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं क्या छोटी छोटी बातें, मैं प्योर लॉजिक दूंगा आपको, आपको कुछ भी नहीं रटाऊंगा। अभी इसमें आपको कुछ रटना नहीं पड़ा होगा, सीधी सी बात है, आपने रेट लॉ को लिख दिया R1 इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A1 रेज टू द पावर X। आपने बोला कि मैंने इसमें कुछ परिवर्तन किया होगा जिसकी वजह से ये भी चेंज हो गया, हमने कहा ठीक है। इन दोनों एक्सप्रेशंस का राइट साइड पे क्या है, रेट कांस्टेंट सेम है, तो इनको हमने साथ में लिख दिया। इसके बीच में रिलेशन आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये अब यहां पे हम वैल्यू प्लेस करते हैं। तो ये बोल रहा है कि कंसंट्रेशन 9 गुना बढ़ा दिया, अगर ये 1 था तो ये 9 हो गया, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ A1 अपॉन A1 हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोल रहा है, 3 गुना हो गई, यानी इनिशियल रेट मान लीजिए R1 थी तो उससे 3 गुना हो गई, और ये हमने 9 गुना कर दी थी। तो 9A1 अपॉन A1 रेज टू द पावर X, 3R1 बाय R1, R1 से R1 कटा, A1 से A1 कटा, 9 की पावर X इज इक्वल टू 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 1, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, काम खत्म। ठीक है, चलो ऑल राइट, डन है। इसका आंसर मुझे जल्दी से बताओ फटाफट से। सीबीएसई के पीवाईक्यूज बहुत सारे कराऊंगा, टेंशन मत लेना, सिर्फ यहां पर नहीं, इसके आगे और भी बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं। अभी मॉलिक्यूलैरिटी कराऊंगा तो उसके बाद और पीवाईक्यूज कराऊंगा, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी से रिलेटेड बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, सो डोंट वरी, मैं बहुत सारे सवाल करवाऊंगा आपको, ठीक है। जल्दी से अब ये सवाल करो फटाफट से, फटाफट से सवाल का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। तब तक सुनील भैया आपके चाय पी लेंगे, आज सुनील भैया ने दिन का भोजन नहीं किया है क्लास के चक्कर में, भोजन करना ही भूल गए दिन में याद आया, अरे भोजन तो किया ही नहीं, सिर्फ नाश्ता ही किया था, कंसेप्ट में अंदर ही चले गए थे। हाइजेनबर्ग का रिसर्च पेपर पढ़ने लग गए, पता नहीं कब 1.5-2-3 घंटे ऐसे निकल गए, पता ही नहीं चला। पता लगा क्लास का समय हो गया तो खाना खाना ही भूल गए थे। कहा चलो कोई बात नहीं, चाय बिस्किट खाएंगे। जल्दी बताओ भाई, ये ओरली हो जाना चाहिए। इसका ओरली आंसर 1.4 इंटू 10 की पावर 3 मोलर पर सेकंड, मोलर पर सेकंड यानी कि मोल पर लीटर, है ना। बढ़िया बढ़िया, सीआईडी बुलाओ भैया। वैष्णवी मेरी प्यारी बहन, बेटा तुम एक काम करो, सीआईडी बुला लो जल्दी से, बहुत मजा आएगा भैया राइट हर्ष, राइट।
नहीं नहीं, पार्ले जी नहीं है, ये कौन सा ही है, ये गुड्डे है। अरे नहीं यार भूपेंद्र भाई, कोई दिक्कत नहीं है यार, अब क्लास ले लें फिर आराम से खाना खाएंगे। वो उधर देखो सीआईडी वाईडी मंगा रहे हैं यार, तुम देखो वो सीआईडी ला रहे हैं, वो इधर मस्ती चल रही है अंदर, देख नहीं रहे तुम? कमेंट में सीआईडी ओ देखो, आ गया आ गया आ गया। ओ हो, दिल में छुपा के रखा है तुमने मुझे, वाह मेरे सैयारा, आ हा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वाह, तुमने मुझे दिल में छुपा रखा है। तभी मैं सोचूं सैयारा मूवी देखने गया मैं, तो ये कौन से टावरी है जो रो रहे हैं, अब समझ में आया। मूवी देख रहा हूं, पीछे बावड़ा रो रहा है, एक बावड़ा पीछे बैठ के रो रहा है और पूरा थिएटर उसको देख रहा। क्या हो गया इसको, समझ ही नहीं आ रहा किसी को। अभी हम वहां पे हंस रहे हैं, इधर ये रो रहा है, मतलब हम तो मूवी देख के हंस ही रहे थे, उस बावड़े को पता नहीं क्या हुआ कि रोने लगा। वो कौन सा गाना, सैयारा तू तो बदला नहीं है, ये गाना सुन के वो बावड़ा रोने लगा। मैं कहा वाह, इसको कहते हैं डीप डाइव करना किसी चीज के अंदर। ये खुद को उधर इमेजिन कर रहा है, इसको लग रहा मैं क्रिश कपूर हूं। अरे वाह मेरे राजा, तू क्रिश कपूर है, वाह 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 वाह, सही है। तो तेरे जीवन में वानी होगी, है ना? हाँ, नहीं वानी तो नहीं मिलेगी बेटा, पानी जरूर मिलेगा। वानी नहीं, पानी मिलेगा बेटा। वो पानी को ऐसे चुल्लू भर में पानी ले लेना बढ़िया से, उसी में ही डूब मरना, या थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो आंखों पे डाल लेना, नींद से जग जाना, तो समझ में आएगा को। और क्रिश कपूर तो एक आइडल कैरेक्टर है पिक्चर में, था रियल जिंदगी में नहीं होता ऐसा। बावड़ा वहां बैठ के रो रहा है, हम वहां मजे ले रहे, हमको हंसी आ रही है। वो वानी की एकदम मेमोरी बार बार ऐसे बंद और ऑन ऑफ हो रही है, एल्जाइमर डिजीज है, ऑन ऑफ हो रहा है उसका स्विच चालू बंद हो रहा है। हम वहां मजे ले रहे कि अभी ये बोलेगी मुकेश, है ना, ये बावड़ा रो रहा पीछे। और मूवी में लड़की का क्या होता है ना, एक्चुअल में बताता हूं, लड़की का नाम होता है वानी बत्रा और लड़के का नाम होता है क्रिश कपूर। ठीक है, इनको प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, अच्छी बात है। लड़की को पता लगता है कि लड़की को भूलने की बीमारी है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एल्जाइमर्स डिजीज, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। उसके कोई अभी तक क्योर हमारे पास नहीं है, मेडिकली तो कोई क्योर अवेलेबल नहीं है। अब वो कैसे डिटेक्ट होता है, तो वो सामने डॉक्टर के सामने बैठती है, तो डॉक्टर उनको एक स्टेटमेंट बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज की तारीख क्या है तो नहीं पता, तो उस पिक्चर में तारीख होती है 21 फरवरी 2025। मैंने आपको पहले ही बताई थी बात, है ना, मैं आप लोगों की बात बता चुका हूं, सभी बच्चों की बात मैं बता चुका हूं, बार बार मैं बार बार वही चीज आपको बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? रीजन इज, ये जनरेशन को क्या हो गया है? मतलब खुद को क्रिश कपूर समझ रहे हैं, इनको लग रहा हमको जीवन में वानी मिलेगी। और लड़कियों को लग रहा है कि मैं हूं वानी, मुझे जीवन में क्रिश चाहिए। लड़कों को लग रहा है कि मैं क्रिश कपूर हूं, मुझे जीवन में वानी चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा बेटा, वो दोनों भी असल जिंदगी में वैसे नहीं है जैसे दिखाए गए। तो कुछ नहीं करना आपको, वानी तो नहीं लेकिन पानी जरूर मिलेगा बेटा। और पानी थोड़ा सा ऐसे चुल्लू भर ले लेना पानी, और ऐसे आंखों पे झटक झटक के मारेंगे तो नींद से हम जग जाएंगे और हमें समझ में आएगा कि हमें तो पढ़ाई लिखाई करनी है, 12वीं बोर्ड है। वो बावड़ा उधर बैठ के रो रहा था जोर जोर से पागल की तरह। अरे ये क्या है भैया, हमारा भी ब्रेकअप हुआ है, हम तो नहीं रो रहे, हमने भी बहुत ब्रेकअप देखे भैया जीवन में, बहुत ज्यादा ही बड़ा ब्रेकअप देखा था हमने तो, तभी तो स्पिरिचुअलिटी में एंटर करे। पहले से पूजा भक्ति करते, प्योरली स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने का रीजन ब्रेकअप। तो इसको ये मतलब थोड़ी मैं याद करके रोने लग जाऊं, वो भी पब्लिकली, मैं खुद को क्रिश कपूर समझू। अच्छी पिक्चरें आती है उनसे कुछ सीखिए, ये फर्जी पिक्चरें क्या है ना, ये तो एंटरटेनमेंट के लिए, जस्ट गो लाफ हैव गुड टाइम क्लैप एंड देन मूव ऑन इन लाइफ, दैट्स इट, है कि नहीं है? ये क्या है मतलब मुझे लगता है ये कंपनी वालों ने पीआर करवाया है कि तुम है ना ऐसे जाके उल्टे गिर जाना। हर एक थिएटर में अपना अपना एक टावर भेज दिया है, ऐसे गिरना कि लोगों को भी डर लग जाए। क्या पिक्चर बनाई है, दिल से कनेक्ट कर रही है। मैं भी सोच रहा हूं ऐसा, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बढ़िया है भैया। मैं अपनी साइंस की एक मूवी बनाऊं कभी जीवन में, और तुम लोग देखने जाना, ठीक है? साइंस की पिक्चर सुनील भैया बनाएंगे, तुम देखने जाना, फिर मैं तुमको बोलूंगा ऐसे गिर पड़ जाना, वहां पे जाके ऐसे गिर जाना, लोगों को लगे वो क्या पिक्चर बने, गश खा के गिर गए बच्चे, इतना ज्यादा प्यार में थे।
क्या प्यार है भैया। सवाल देख के नहीं गश खा रहे, सवाल देख के गश नहीं खा रही है, पिक्चर देख के गश खा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं। वाह। तुम तो देखो सीरियस बच्चे हो, परिश्रम वाले बच्चों के लिए तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आई ट्रूली रिस्पेक्ट यू गाइस, बिकॉज आप बहुत अच्छे बच्चे हो, सीरियस बच्चे हो। अभी मैं इधर पढ़ा दो ना 11वीं के टावर, वो तो प्यार में घुसे ही हुए हैं। उनको लग रहा है 10वीं से निकले 11वीं फॉर लव, 12वीं में पढ़ाई करनी होती है, 11वीं में प्यार करना होता है। एक अलग थॉट चल रहा है उनके जीवन में। 11th क्लास इज इक्वल्स टू लव लाइफ क्लास, यहां पे लव वाली जिंदगी जिएंगे। 12वीं का बच्चा ऐसा नहीं, 12वीं का बच्चा रहे पागल हो गया, सीरियसली पढ़ाई करने दो मेरे को, है ना। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट क्लास 12 स्टूडेंट्स। बच्चा बोल रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, क्लास सवाल कराओ, बिल्कुल सही। आई रिस्पेक्ट यू मेरे भाई, तुम्हारे लिए दिल से इज्जत, ये हाथ तुम्हारा। चलो सवाल करते हैं। देखो बाबू क्या बोल रखा है, सवाल बोल रहा है कि ये रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आपको दे रखा है। इस पे कंफ्यूज मत होना, ये मोलैरिटी के लिए हम लिखते हैं ना, ये क्या होता है बेसिकली मोल पर लीटर होता है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। तो यूनिट क्या बन जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही होती है। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। अब मेरे को इसके फॉर्मेशन का रेट दे दिया और इसके डिसअपियरेंस का रेट पूछा है। मेरे पास एक हथियार है, रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन से मैं इनको रिलेट करवा सकता हूं। मेरे पास वो हथियार हमेशा जिंदा है, उस हथियार का मैं इस्तेमाल करूंगा और उससे आंसर कर लूंगा। भैया हमें अगर रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोला जाए, आप मान लीजिए एवरेज रेट के फॉर्मेट में लिखें या इंस्टेंटेनियस रेट के फॉर्मेट में लिखें, आपकी समझ पे मैं रुकूंगा नहीं, एक ही बात है, मतलब एक्सप्रेशन से आंसर सेम आएगा, ये कहना चाहता हूं। अब ये रिएक्टेंट है तो हम रिएक्टेंट क्या कर रहे थे, माइनस लगा देते, उसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट बोल रहा हूं, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, माइनस इसलिए क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो पहले माइनस लगा के इसको पॉजिटिव बनाते हैं, डिवाइड करेंगे 1/2 से। 1/2 क्यों किया इसके स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, क्योंकि इसको और इसको हम इक्वल करके लिखने वाले हैं। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। फर्दर इसको भी आप लिख लीजिए, प्लस 1/1 चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 मेरे छोटू बाय चेंज इन टाइम। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो हम इनको इक्वल करके सॉल्व कर ले रहे हैं। तो मैं ये निकाल लेता हूं कि भाई अगर मुझे निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, तो अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, उसमें स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो नहीं जुड़ता जी, नहीं जुड़ता, वो कुछ ऐसे लिखा जाता है। 100% सुनील भैया आप मेरी बात से अग्री करेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 लिखना है तो सिर्फ ये लिखना है, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो नहीं लिखेंगे। तो अगर मुझे सिर्फ इतने की वैल्यू निकालनी है, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इधर भेज दूंगा, समझ रहे हैं आप, इसको मैं इधर भेज दूंगा। अरे मेरी बात समझे, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन ये हो गया। मैं क्या करता हूं, इसके 1/2 के ये 2 ऊपर इधर भेज देता हूं मेरे भाई, तो ये वाली चीज मेरा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 की वैल्यू दे देगी जी, बिल्कुल दे देगी। तो ये हो जाएगा 2/4। ये जो चेंज आ रहा है ये कितना आ रहा है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 2.8। ये रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात है। ये इतना क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन का है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 ये है, ठीक है। ये कितना है, 2.8 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। आपको पता है नेगेटिव साइन कभी भी रेट के फाइनल एक्सप्रेशन में नहीं आता है, ठीक है ना, इसलिए हटा दिया मैंने। 2 1 2 2 तो 2.8 इंटू 10 की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 1.4
इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब ये सारी बातें मैं आपको क्लास में सिखा चुका हूं बेटा, वही चीज है। रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन होता है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि हम इनको इक्वल लिख सके। ठीक है, अब ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस इतना है और रेट ऑफ फॉर्मेशन का एक्सप्रेशन इतना है, उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आता। तो मेरे को सिर्फ इतने की वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस कोएफिशिएंट को इधर भेज देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/4 और ये रेट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन। ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू, ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन, इतनी वैल्यू। तो 2.8 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 2/4 है, 1/2 हो जाएगा। 2.8 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 1.4 इंटू 10 की पावर -3। तो इस तरीके से छोटे छोटे सवालों को सॉल्व करना होता है। 2 नंबर का सवाल ये बन के आएगा, बड़ा सरल सा, आप कर लेंगे। देख रहे हैं सीबीएसई में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलो ऑल राइट, अब स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। अब अगर यहां तक समझ में आ गया तो लिख दीजिए समझ आया। ये लिख दो एक बार सारे के सारे, समझ आया, ये लिख दो एक बार सारे के सारे। सीआईडी वाले दोस्त जो सीआईडी की बातें कर रहे थे, एक बार वो भी लिख दें, समझ आया। ठीक है, जल्दी से बता देंगे फटाफट से। अरे भाई कहां की दुनिया से आए हो? कह रहा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये कैसे लिख दिया? गलत लिख दिया रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अरे ये गलत लिख दिया रेट ऑफ डिसअपियरेंस। पहली और दूसरी क्लास अटेंड करो, समझ में आ जाएगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 ऐसे ही लिखते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे ही लिखते हैं। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या करा, रेट ऑफ रिएक्शन से इनको लिंक कर दिया। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू 1/1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट? इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर लेके चला जाऊंगा, तो हो जाएगा 2/4 और इस वैल्यू को हमको दे रखा है, ये रही, सीधा आंसर आ जाएगा। चलो अब आइए मॉलिक्यूलैरिटी निकालते हैं। आपको बढ़िया तरीके से मॉलिक्यूलैरिटी सिखाते हैं, इससे बहुत सवाल बनते हैं और आपको बहुत मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, बट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल एंड डेप्थ। ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब मॉलिक्यूलैरिटी आपसे पूछा, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलैरिटी को आप सरल भाषा में ये समझो, सरल भाषा में ये समझो कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्चुअली में भिड़ रहे हैं, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक समय पे एक्चुअली में कोलाइड कर रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलैरिटी। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एक्चुअल में जब रिएक्शन हो रही होगी तो कितने मॉलिक्यूल्स एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे आपस में कोलाइड कर रहे होंगे और प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और स्पीशीज दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ एक ही समय पर आपस में भिड़े किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में। एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलैरिटी। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जो कि एक स्टेप में होती है, एक स्टेप में कंप्लीट होती है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कहां पर हम ये अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, आपको मेरी बात क्लियरली अच्छे से समझ में आएगी। मॉलिक्यूलैरिटी का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर हमारी कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो जाती है, एक सिंगल स्टेप में हो जाती है, या इवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से उसके मल्टीपल स्टेप्स है, 1 2 3 4 5, तो जब हम ये एक स्टेप की बात करते हैं कि एक स्टेप में ये प्रोसेस हुआ है, तो उस पर्टिकुलर स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स एक समय पे आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलैरिटी। आप मेरी बात समझ रहे हो? उसको मैं इंग्लिश में भी लिख के आया हूं, ये मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ टकरा के रिएक्शन शुरू करते हैं एक स्टेप पे। मतलब एक्चुअल में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने मॉलिक्यूल्स आपस में भिड़े रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलैरिटी। समझ में आ गई मेरी बात? जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला यूनिमॉलिक्यूलर है, मैंने बोला बाई मॉलिक्यूलर है, मैंने बोला ट्राई मॉलिक्यूलर है। इसका क्या मतलब है? ये रिएक्शंस एक स्टेप में हो रही होगी और यहां पर एक स्टेप में जब रिएक्शन हो रही होगी तो यहां पर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा।
यहां पर दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, एक और एक, दो मॉलिक्यूल्स, यहां पे एक मॉलिक्यूल, यहां पे दो और एक, तीन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है मेरी बात जी? अब वैसे अब ये चीज हुई, समझना, ठीक है, ये चीज हुई। अब इसके बारे में अभी मैं और डेप्थ में बात करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले आपको सिर्फ ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी सुनील भैया? एक रिएक्शन में मानता हूं कि एक सिंगल स्टेप में हो गई है, ये अभी सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ऐसा नहीं है कि यहां पे प्रोडक्ट बनाने के लिए मल्टीपल स्टेप्स में हो रही होगी और हमने एक ओवरऑल रिएक्शन लिख दी। दिस इज नॉट लाइक कि एक ओवरऑल रिएक्शन हम लिखते हैं, रेडॉक्स में होता है ना, एनोड पे ये होगा, कैथोड पे ये होगा, फिर ओवरऑल रिएक्शन हम लिखते हैं। वैसा नहीं, ये एक ही स्टेप में हो रही है, सिंगल स्टेप में ये प्रोडक्ट बने। अब उस पॉइंट पे इसका एक मॉलिक्यूल, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर, इधर टोटल दो मॉलिक्यूल्स, इधर टोटल तीन मॉलिक्यूल्स भिड़े, तो यहां पे मॉलिक्यूलैरिटी यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर, यानी कि मॉलिक्यूलैरिटी 1, 2 और 3। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? मॉलिक्यूलैरिटी हमारे पास हो जाएगी 1। अब आपके कुछ डाउट्स उठ रहे होंगे, वो मैं अभी आपके क्लियर करता जाऊंगा। आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, ठीक है? अब सबसे पहला डाउट तो बच्चों के दिमाग में आता है, क्या बेवकूफ बना रहे हो, मॉलिक्यूलैरिटी 1 कैसे हो सकती है? मतलब एक ही मॉलिक्यूल किससे भिड़ रहा है? मॉलिक्यूलैरिटी 1 का मतलब क्या है? जैसे आपने ये बोला अगर मॉलिक्यूलैरिटी 2 है तो एक मॉलिक्यूल NO का और एक O3 का आपस में भिड़ रहे हैं। यहां पे दो मॉलिक्यूल्स NO के और एक O2 का भिड़ रहे हैं, लड़ाई हो रही है। अकेला आदमी किससे भिड़ेगा? मैं O3 हूं, आओ मेरे से भिड़ो, मैं O3 हूं, आओ मेरे से भिड़ो। किससे भिड़ रहा है भाई तू? किससे भिड़ रहा है? मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या है? यहां पे एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल इसका आपस में भिड़े, प्रोडक्ट बनाया। ये कह रहा मेरे दो मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल भिड़े और रिएक्शन हुई। अरे भाई तू किससे भिड़ रहा है? तू तो एक ही है। ये समय से भिड़ रहा है, वक्त से। कभी कभी इंसान समय से लड़ रहा होता है, वक्त से लड़ रहा होता है। ये एनालॉजी दी मैंने, ऐसा नहीं रिएक्शन में समय वक्त है। मॉलिक्यूलैरिटी 1 का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे राजा अगर मैं लिखता हूं यहां पे O3 विल गिव्स O2 प्लस O, ये चीज मैंने यहां पर लिख दी। आपको पता है ये कैसे पॉसिबल है? इसका तो एक ही मॉलिक्यूल था, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस में ये होता है। सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है ना, सूरज से आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसमें यूवी कंपोनेंट भी होता है। तो ये ओजोन की जो लेयर है हमें उस कंपोनेंट से, मतलब उस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है। हम कहते नहीं है कि सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें ओजोन जो लेयर है वो बचाती है। तो ये एक्चुअली में आपकी ओजोन है, ठीक है ना? ये गैस होती है, पेल ब्लू गैस होती है। तो सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, ये ओजोन से जैसे ही भिड़ते हैं तो ये यहां पर O2 प्लस O में टूट जाती है। तो एक्चुअली में ये कैसे टूट रहा है? बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना? तो हियर और इन एनी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जो भी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होंगी, देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। बेटा क्या होता है बेटा? देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। और एनर्जी कभी भी रिएक्टेंट नहीं होता। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज नॉट रिएक्टेंट। एनर्जी कभी भी कोई मैटर थोड़ी है जो रिएक्टेंट की तरह कंसीडर होगा। ना तो एनर्जी आपका रिएक्टेंट में कंसीडर होता है, ना तो प्रोडक्ट में कंसीडर होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है मैटर, पदार्थ। एनर्जी इज नॉट मैटर और पदार्थ। तो यहां पर बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने यहां पर रिएक्शन इनिशिएट किया। कभी कोई रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी पे स्टार्ट होगी, कभी कोई डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन तो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलती है। एक चीज को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट गया। किसी को हमने हीट दिया, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट गया। तो यहां पे हमेशा जब भी एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, हम बोलेंगे कि वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो एक्चुअल में एनर्जी इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, मतलब इसकी लड़ाई जो है हो रही है समय के साथ हो रही है। और समय या जो एनर्जी है वो बेसिकली आप मान के चलो रिएक्टेंट नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे यहां पे मान लो एक इंसान और एक इंसान, इनमें लड़ाई हुई।
यहां पे दो इंसान और एक इंसान, इनमें लड़ाई हुई, ये अकेला था, ये समय से भिड़ रहा है, एनर्जी से भिड़ रहा है, एनर्जी से इसने लड़ाई करी और टूट गया। कहते हैं ना समय इंसान को तोड़ता है, समय इंसान को तोड़ता है, समय ने या एनर्जी ने इसको तोड़ दिया। पर समय या एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी यहां पर आपका क्या है, इट इज नॉट अ रिएक्टेंट। क्लियर है बात, क्लियर है बात, क्लियर है बात, क्लियर है बात, जी बिल्कुल क्लियर है। Here or any unimolecular reaction there is absorption of energy, but energy is not reactant. ठीक है ना। चलो दूसरा एक और सवाल सॉल्व करते हैं जल्दी से फटाफट से। The probability that more than 3 molecules can collide and react simultaneously is very small. यानी कि हम ये माने कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलॉइड करके प्रोडक्ट बनाए, यानी कि भिड़ने के बाद प्रोडक्ट बनाए, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। यानी ये कहना चाह रहा है कि 4 मॉलिक्यूल्स वाली जो रिएक्शन है, या 5 मॉलिक्यूल्स वाली जो रिएक्शन है, या 6 मॉलिक्यूल्स वाली जो रिएक्शन है, या 7 मॉलिक्यूल्स वाली जो रिएक्शन है, वो एक स्टेप में होना पॉसिबल नहीं है, जो लॉजिकली सही भी होगा आगे चल के। The probability that more than 3 molecules can collide and react simultaneously is very small. यानी कि एक साथ वो भिड़े और एक स्टेप में रिएक्शन हो जाए, ऐसा पॉसिबल है या नहीं, बताइए। द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली इज वेरी स्मॉल। यानी कहना चाहता है कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक समय पे भिड़ के प्रोडक्ट बना ले, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। और मैं आपको बता दूं ये 100% सत्य बात है। यस, ओम, नेहा, क्रेडिट, प्रीतम, मुजीब, स्वाधीन, प्रियांश, आशीष, साक्षी, गौतम एंड कलश, वेरी गुड मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत बढ़िया। यस, दिस इज कंप्लीटली ट्रू। क्या बात है, कैसे ये ट्रू क्यों है, वाई दिस इज ट्रू, वाई दिस इज ट्रू। देखो, फॉर अ रिएक्शन टू ऑकर, for a reaction to occur in one step, एक स्टेप में, अगर एक स्टेप में आपको रिएक्शन को करवाना है, यानी कि आप बोल रहे हो कि रिएक्शन मेरी एक स्टेप में हो जाए, फॉर अ रिएक्शन टू ऑकर इन वन स्टेप, एक स्टेप में हो जाए, ऑल मॉलिक्यूल्स शुड कम वेरी क्लोज, हैव इनफ एनर्जी एंड करेक्ट ओरिएंटेशन। मतलब अगर आप ये बोल रहे हो जैसे कि ये एक स्टेप में हो गई, वन स्टेप वन स्टेप वन स्टेप, यानी कि एक O3 का अपने पास मॉलिक्यूल था, यूवी रेस पड़ी, टूट गया। एक NO था, है ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और एक ओजोन का मॉलिक्यूल था, भिड़े, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनाई, वन स्टेप में हो गई रिएक्शन। 2 NO के मॉलिक्यूल्स, एक O2 का मॉलिक्यूल भिड़े और NO2 का निर्माण हो गया। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से डाइऑक्साइड बन रहा है। ये एक ही स्टेप में हो जाएगा, मतलब ये भिड़े और हो गया, वन स्टेप में होगा। ठीक है, पॉइंट यहां पर क्या है, अगर किसी भी रिएक्शन को एक स्टेप में होना है, यानी कि सिंगल स्टेप में, कि आप आए, भिड़े और प्रोडक्ट बना, मतलब कि इतने मॉलिक्यूल्स आए, भिड़े और प्रोडक्ट बना, दैट इज कॉल्ड एज वन स्टेप। उसके लिए उन सारे मॉलिक्यूल्स को एक समय पे, ऑल मॉलिक्यूल्स शुड कम वेरी क्लोज, हैव इनफ एनर्जी एंड करेक्ट ओरिएंटेशन एट वन टाइम, एट वन टाइम। यानी एक समय पे ये सारी चीजें होना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे हम बोलते हैं हैविंग ऑल दीज विथ 4 और मोर मॉलिक्यूल्स इज अ वेरी रेयर थिंग टू हैपन। इसीलिए मॉलिक्यूलैरिटी जिनकी 4 हो या 5 हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप बोलोगे क्यों? अरे एक स्टेप में 4 अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, टोटल 4 मॉलिक्यूल्स का वहां पर आना, एक सही अमाउंट ऑफ एनर्जी होना जिससे कि बेसिकली रिएक्शन हो जाए, एक करेक्ट ओरिएंटेशन होना जिससे रिएक्शन हो जाए, एक समय पे पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप मेरे को एक बात बताओ, आप कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, आप कहीं घूमने जाते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर अकेला इंसान है, उसने सोचा मुझे 7 बजे घूमने जाना है, 7 बजे मुझे घूमने जाना है, जा सकता है। अगर 2 लोग हुए तब भी थोड़ा सा पॉसिबल है कि हां भाई 7 बजे तक हम आ जाएंगे और फिर हम यहां पे चलना चालू करेंगे, रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। 3 लोग होंगे तब भी थोड़ा थोड़ा पॉसिबल है कि हां भाई 7 था तो 7:15 तक तो चल ही जाएंगे। 4 लोग होंगे तो पॉसिबल है, 5 लोगों के पॉसिबल है कि आपने 7 बजे बोला सारे के सारे एक समय पे आ जाएं, सारे के सारे एक समय पे आ जाएं,
सही अमाउंट ऑफ एनर्जी और सही ओरिएंटेशन हो तो चले, पॉसिबल ही नहीं है, हम इंसान नहीं कर पाते, मॉलिक्यूल क्या करेंगे? तो 4 मॉलिक्यूल्स एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे करेक्ट ओरिएंटेशन में करेक्ट एनर्जी से आ जाए और भिड़े और रिएक्शन कर दें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये बहुत रेयर इवेंट है, दिस इज बेसिकली अ वेरी रेयर थिंग और अ वेरी रेयर इवेंट कि ऐसा हो जाए, हम इंसान नहीं कर पाते। 7 बजे बोलोगे 4 लोगों को आने के लिए, तो 4 में से एक ही होगा जो 7 बजे आएगा, कोई 7:10 पे, कोई 7:20 पे, कोई 7:30 पे, रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन बोलती है रिएक्शन होना है, सारे रिएक्टेंट सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे करेक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी करेक्ट ओरिएंटेशन से भिड़ेंगे तो रिएक्शन होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा होना, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। समझ में आ गई मेरी बात जी? अच्छा चलो आगे चलो आप। तो यहां पे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जल्दी से देख लेंगे। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन हमेशा एक होल नंबर होता है, या तो रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, 4 या 5 हम जनरली यहां पे नहीं बोलते हैं, तो होल नंबर में होगी, या तो मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर, ये होगी। मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी किसी भी रिएक्शन की 0 या फिर फ्रैक्शनल नहीं होती है। जैसे आपने बोल दिया 1.2 मॉलिक्यूलैरिटी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी, 0 नहीं होता, फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होता। उसके बाद ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, यानी कि जो एक स्टेप में हो जाती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को जब आप लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में एक प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो मान लो 3 स्टेप में हो रही है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, आप तीनों स्टेप को जोड़ के एक ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल इक्वेशन पे नहीं अप्लाई होता। मैं आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूलैरिटी कहां अप्लाई होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अलग अलग स्टेप्स में होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हमारे पास एक स्टेप है, स्टेप 1, फिर हमारे पास है स्टेप 2, और फिर हमारे पास है स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप्स है हमारे पास। ठीक है, या मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 2 स्टेप्स है, और इस 2 स्टेप्स को जोड़ने के बाद मैं एक ओवरऑल रिएक्शन लिख दूंगा। ठीक है, समझ गया? तो मान लीजिए उसके स्टेप 1 में क्या हो रहा है, उसके स्टेप 1 में हो रहा है A + B विल गिव्स C। समझना ऐसा, इधर हो रहा है हमारे पास इसमें C प्लस या C विल गिव्स D + E। ऐसा समझो, स्टेप 1 में A + B विल गिव C, C जो है वो टूटता है D + E में। ठीक, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, A + B + C और C + D + E, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी A + B विल गिव्स D + E। इतना आप मेरी बात से अग्री करते होंगे, ओवरऑल रिएक्शन इसकी ये हो जाएगी। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसमें क्या होता है, पहला स्टेप है A + B विल गिव C, दूसरा स्टेप है C विल गिव्स D + E। इसको दोनों को ऐड करके ओवरऑल इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो A + B + C विल गिव C + D + E, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाएगी। सारे बच्चे मेरी इस बात से अग्री करते होंगे? जी बिल्कुल अग्री करते हैं आपकी इस बात से। मॉलिक्यूलैरिटी क्या बोलती है, मॉलिक्यूलैरिटी बोलती है कि मेरे राजा इस रिएक्शन पे अगर आप मॉलिक्यूलैरिटी अप्लाई करोगे गलत है, बेवकूफानापन है। बताओ क्यों? अरे इस रिएक्शन में एक्चुअल में A और B थोड़ी मिलकर D और E बना रहे। मॉलिक्यूलैरिटी कहता है मैं सत्य घटनाओं पे आधारित हूं, जो सच में लड़ाई करेगा मैं उसकी मॉलिक्यूलैरिटी बताऊंगा। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मैं इसकी मॉलिक्यूलैरिटी नहीं बताता। बताओ क्यों? अरे एक्चुअल में A और B थोड़ी लड़े थे, लड़ाई भी थी, A और B से बना C, C ने बलिदान दिया तो बना D और E। तो A और B से डायरेक्टली D + E नहीं बना है। मैं हमेशा न्याय करता हूं, मॉलिक्यूलैरिटी कहता है, मॉलिक्यूलैरिटी कहता है मैं न्याय करता हूं, न्याय। तो A + B विल गिव C और C से बना D + E। तो बोला मैं इसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी बता सकता हूं, आप इसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी लिख सकते हो। एक स्टेप में हुई है रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी आप इसके लिए लिख सकते हैं। यह भी एक स्टेप में हो गई, आप इसके लिए भी मॉलिक्यूलैरिटी लिख सकते हैं। पर आप मेरे राजा बेटा ये बताओ, क्या ये ओवरऑल रिएक्शन एक स्टेप में हुई थी? नहीं, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। तो ये बोलता है सच में A + B से D + E नहीं बना है, ये झूठ है।
ए प्लस बी से बना सी, सी से बना डी प्लस सी। मैं इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी बताऊंगा, इसके लिए बताऊंगा, तेरे लिए नहीं बताऊंगा, क्योंकि तू सच नहीं है, तू झूठ है, द्वंद है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ए प्लस बी से डी प्लस सी बना, नहीं, ए प्लस बी से सी मिला, सी से मिला डी प्लस सी। तुम्हारे लिए मॉलिक्यूलरिटी बताऊंगा, 1 स्टेप में हो रहे हो, तेरे लिए नहीं, तू 2 स्टेप में हुआ था। सच क्या है? ए प्लस बी से डी प्लस सी मिला, नहीं, ए प्लस बी से सी मिला, सी टूट के डी प्लस सी दे रहा है। तो मॉलिक्यूलरिटी कहता है नहीं 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 नहीं, मैं ऑर्डर की तरह पगला नहीं हूं कि फाइनल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाऊं, नहीं, मैं तेरे को और तेरे को एनालाइज करूंगा फिर अप्लाई होऊंगा। अब अगर आप बोलो इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी लिखना चाहोगे, नहीं लिख सकते। मेरी बात समझ में आई? मॉलिक्यूलरिटी नहीं लिख सकते, और वो टेक्निकली गलत है। ए प्लस बी रिएक्ट करके थोड़ी डी प्लस सी दे रहा था, ए प्लस बी से सी मिला, सी से मिला डी प्लस सी, तो इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती है, ये लॉजिक है बेटा। तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो कि 2 स्टेप्स में हो रही है। All the steps of a complex reactions are considered to be elementary reactions. उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। Not for overall reaction of a complex reaction which is happening in multiple steps. इसकी overall reaction के लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं होता, क्योंकि टेक्निकली ये दोनों भिड़ के नहीं बना रहे हैं, ये दोनों बढ़ के सी बना रहे हैं, सी से डी प्लस सी बन रहा है। ओवरऑल रिएक्शन में आप जो लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है वो पहली बात 1 स्टेप में नहीं हुआ है। दूसरी बात, ये सच बताता है, जहां पे ए प्लस बी से सी मिला सच है, सी से डी प्लस सी मिला ये सच है। ये सच नहीं है, डायरेक्टली ये सत्य नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? जी बिल्कुल। अब ये देखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हमने लिख दिया यहां पे, तो वाई नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब मान लीजिए ऐसी रिएक्शन हमारे पास आई, तो हम तो सुनील भैया के स्टूडेंट हैं, हम समझदार बच्चे हैं। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक पॉइंट पे भिड़ जाए और रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक करेक्ट एनर्जी हो उनके पास, करेक्ट ओरिएंटेशन हो उनके पास, रिएक्ट कर जाए एक ही पॉइंट पे, पॉसिबल ही नहीं है। अब देख राजा, ये रिएक्शन देख, इसमें कितने मॉलिक्यूल हुए? 1 और 6, 7 और 3, 10। अब बताओ 10 मॉलिक्यूल एक पॉइंट पे आ जाएंगे, एक एनर्जी हो जाएगी, मतलब करेक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगी, करेक्ट ओरिएंटेशन हो जाएगा, भिड़ भी जाएंगे, रिएक्शन भी दे देंगे। अरे क्यों पागल बना रहे हो सुनील भैया, नहीं हो सकता ऐसा। यही है। तो आफ्टर लुकिंग एट द ओवरऑल रिएक्शन, इट लुक्स लाइक 10 molecules are colliding and reacting at the same time, which is practically impossible. इस रिएक्शन को अगर आप देख के ये बोल दे कि एक समय के ऊपर करेक्ट एनर्जी, करेक्ट ओरिएंटेशन से 1 और 6, 7 और 3, 10 मॉलिक्यूल भिड़ जाएंगे, अरे पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल बात है, गलत बात है। यानी ये जो रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन है, ये मल्टीपल स्टेप्स में हो रही होगी। हाँ, आप समझे मेरे राजा? बिल्कुल समझ गए सुनील भैया। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो कि मल्टीपल स्टेप्स में हो रही होगी, और ओवरऑल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी हम नहीं लिखते। क्यों? हम बेवकूफ क्यों बनाए? इसका एक मॉलिक्यूल, इसके 6 और इसके 3। कभी ऐसा हो सकता है? बताओ, इसका 3, इसके 6 और इसका 1। मॉलिक्यूलरिटी कह रही है कि एक्चुअल में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक टाइम पे भिड़े। पॉसिबल है कि इसके 6, इसके 3 और इसके 1 मॉलिक्यूल एक टाइम पे भिड़ जाए, करेक्ट एनर्जी, करेक्ट ओरिएंटेशन में प्रोडक्ट बनाए? ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता, 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 नहीं हो सकता। ये झूठ है। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी इसके लिए हम नहीं डिफाइन करते, स्टेप्स के लिए डिफाइन करते हैं। इसकी भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होगी, उसकी मॉलिक्यूलरिटी हम डिफाइन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी जो ओवरऑल रिएक्शन होती है उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती। ये चीज मैंने यहां पे आपको लिख कर भी दी है, लिख कर भी दी है, लिख कर भी दी है। क्या लिखा है? एज दिस रिएक्शन ऑकर्स इन मल्टीपल स्टेप्स, so the ones written in overall reactions are not the real reactants. अरे जो ओवरऑल रिएक्शन में लिखे हैं वो असली रिएक्टेंट नहीं है, these are not the real reactants. अरे मेरे राजा, a plus b will give d plus c, नहीं, a plus b ने दिया c, c ने दिया d plus c,
तो रियल रिएक्टेंट जिससे कि ये मिल रहा है वो तो सी है ना, वो तो सी है। तो इसीलिए ये सत्य घटनाओं पे आधारित है। तो ओवरऑल रिएक्शन में जो हम लिखते हैं, दीज आर नॉट द रियल रिएक्टेंट्स विच आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। ठीक है जी। सो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन कैन नॉट बी रिटन। मॉलिक्यूलैरिटी एक तरीके से सैटर्न है, शनि है, जो कहता है जो सत्य है वही मानूंगा, जो नहीं है वह नहीं मानूंगा। क्या ये सत्य है कि ये सब भिड़ रहे? नहीं, ये स्टेप्स में रिएक्शन हो रही होगी। तो रियल रिएक्टेंट ये नहीं है कि इसका एक मॉलिक्यूल उसका 6 उसके 3 मिलकर बना रहे होंगे, बेवकूफाना बात है। तो ऐसा हो सकता है कि इसका एक मॉलिक्यूल उसके 6 उसके 3 एक पॉइंट पे आ जाए, एक करेक्ट एनर्जी करेक्ट ओरिएंटेशन में आके भिड़े और रिएक्शन में प्रोडक्ट दे दे? ऐसा होता ही नहीं है। ये रिएक्शन स्टेप्स में होगी, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं होगी। अब इसके स्टेप्स क्या है जो आपके कोर्स में उतना बता रहा हूं, ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं। अच्छा, इसमें सल्फेट आयंस यहां पर नहीं लिखे हैं, बिकॉज सल्फेट आयंस कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। सल्फेट आयंस आर स्पेक्टेटर आयंस, यानी वो रिएक्शन में देखते हैं बस रिएक्शन को। यहां पे सल्फेट आयंस आपको दोनों स्टेप्स में नहीं दिखेंगे, रीजन बीइंग दे आर स्पेक्टेटर आयंस, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब जैसे अब अगर मान लीजिए आपकी ये रिएक्टेंट्स अगर आपने लिए हैं तो रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा होगा। दिस इज बेसिकली स्टेप नंबर 1 एंड दिस इज बेसिकली स्टेप नंबर 2। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। पहले स्टेप में Fe2+ है ना, इसको क्या बोलते हैं? फेरस। ये हमारे पास क्या होता है? फेरस होता है, फेरस आयन, ठीक है ना, फेरस आयन। और ये क्या होता है? ClO3 1-, ये क्या होता है हमारे पास? क्लोरेट आयन। क्या होता है ये होता है क्लोरेट आयन। तो फेरस आयन, क्लोरेट आयन एंड H+ आयन फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन 3 ऑफ देम विल इंटरेक्ट। तो यहां पे Fe2+ से Fe3+ पे आ रहा है, यानी यहां पे किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है, एंड वी आर गेटिंग ClO2 एज वेल एज OH1-। अब रिएक्शन मैकेनिज्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, जस्ट टू एक्सप्लेन यू मैं लेके आया हूं। तो अब ये रिएक्शन, ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये तो क्या है? ओवरऑल रिएक्शन है। इसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं होगी। पहला स्टेप है, इसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन होगी, यानी कि इसका एक Fe2+, इसका एक क्लोरेट आयन से इंटरेक्ट करता है और साथ ही साथ एक H+ से इंटरेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन ट्राई मॉलिक्यूलर होगी इस स्टेप पे। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो स्टेप्स होते हैं वो एक ही बार में हो रहे होते हैं, उसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन होती है, यानी कि वो एक्चुअल या फिर रियल रिएक्टेंट्स है। ये रियल रिएक्टेंट्स नहीं है, इसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं होती, ठीक है। तो एक्चुअल में रियल रिएक्टेंट्स नहीं है। पहले स्टेप में ऐसा होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा? ClO2 + H2O विल गिव Cl1- + H+ + O2। पॉइंट यहां पर यह है, अब यहां पे ये कैसी हो जाएगी? इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगी बायमॉलिक्यूलर। तो ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कांट बी डिफाइंड, मॉलिक्यूलैरिटी इज नॉट डिफाइंड। एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो शायद कंफ्यूज हो जाओगे, काम ना करता हूं, तुम्हें समझ में आओगा। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइंड नहीं है, पर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब मल्टीपल स्टेप्स में होगी तो उनकी मॉलिक्यूलैरिटी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो, ऑलराइट। अच्छा सुनील भैया, इसकी अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो? अब देखिए, मॉलिक्यूलैरिटी को क्लियर कट में ऑर्डर से कंपेयर करवा रहा हूं। अब इसी रिएक्शन का अगर मुझे ऑर्डर निकालना हो तो मुझे पता है कि यहां पे जो स्टेप 1 है वो काफी ज्यादा स्लो है, और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। याद रखिएगा, अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मल्टीपल स्टेप्स में होती है तो उसका जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो ही उसके रेट को डिटरमाइन करता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लीजिए रिले रेस हो रही है, ठीक है। मान लीजिए यहां पे आपके पास ये पहला बंदा खड़ा है, ये दूसरा बंदा खड़ा है, ये तीसरा बंदा खड़ा है, और ये आपकी विनिंग लाइन है। एक रिले रेस चल रही है, फॉर एग्जाम्पल रिले रेस समझते हैं? ये भाग के आएगा, इसके हाथ में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इसके हाथ में मान लीजिए ये छोटा सा पार्सल है, वो इसको दे देगा, ये छोटा सा पार्सल इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, मतलब ऐसे ट्रांसफर होगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार? ऐसे देखो, ये भाग के आएगा स्पीड से, इसको देगा ये वाला हाथ में जो डंडा है,
ये डंडा लेने के बाद ये भागेगा और ये इसको देगा और ये भागेगा और यहां पे जाएगा। रिले रेस बचपन में खेली नहीं खेली है? अभी खेली होगी स्कूल में, नहीं खेली तो संडे को चले जाना, एक रिले रेस कर लेना। हम लोग बहुत करते थे, पता नहीं आजकल के बच्चों को तो क्या हो गया, हम तो बहुत खेलते दौड़ते थे। मैं रेसिंग में हर बार स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे पे 3 से 4 रेसेस होती थी और 2 में 3 में गोल्ड मेडल लेके आता था, बहुत ज्यादा था। मम्मी पापा कहते थे जाओ खूब पार्टिसिपेट करो स्पोर्ट्स में। आजकल बच्चे यार खेलते ही नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं। मैं कभी आपको दिखाऊंगा, मेरे घर पे एक वॉल है जहां पर मैंने मेरे सारे मेडल्स ऐसे लटका के रखे हुए। लगभग स्पोर्ट्स में 40 से ऊपर मेडल होंगे, गोल्ड में, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, स्कूल में मिलते थे। तो मैंने भिलवाड़ा से मेरी एजुकेशन करी है, प्ले ग्रुप से लेकर 12th तक ग्रीन वैली स्कूल से, तो मेरे पास काफी सारे मेडल्स पड़े हैं। पता नहीं आजकल बच्चों को क्या हो गया यार, भागते दौड़ते ही नहीं है यार, पता नहीं क्यों। तो मेरा चलो पॉइंट वो चलो छोड़ो, अभी मेरा मेन पॉइंट आपको ये समझाने का ये है कि मेरे बाबू ये मान लो कि यहां से भागा, ठीक है, लेकिन ये सबसे तेज भागा था। यहां पे जितने लोग भाग रहे होंगे उसमें पहला बंदा ये था, ये भी भागा। इधर भी आपके ग्रुप बने होंगे, ऐसे 3-3 के ग्रुप बने होंगे, ऐसे बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, ऐसे। अब मेरे दोस्त ये यहां से भागा तो ये तो बहुत स्पीड में भागा, ये जो दूसरा बंदा है ये बहुत धीरे 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 भागा, फिर ये बंदा तेज भागा। तो एक्चुअल में आप रेस हार चुके हैं। बताओ क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है इसने आपको हरा दिया। रिले रेस में अगर आप बहुत तेज भागे, ये बंदा बहुत तेज भागेगा, लेकिन ये बंदा बहुत धीरे भाग रहा है, आप रेस को 100% हार चुके हैं। तो यहां पर आपकी जीत या हार वो कौन डिसाइड कर रहा है? ये, यानी कि यहां पे ओवरऑल स्पीड को डिसाइड कौन कर रहा है? ये। ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन को कौन डिसाइड करता है? जो सबसे स्लो स्टेप होता है। अगर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है तो जो सबसे स्लो स्टेप होगा, सबसे स्लो, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। एक रिएक्शन मान लो 4 स्टेप्स में हो रही है, सबसे स्लो स्टेप सेकंड है, तो वो रेट डिटरमाइन करेगा रिएक्शन का, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी इसको सरल भाषा में बोला जाता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। अब इस रिएक्शन को अगर मैंने लिखा है तो ये रिएक्शन मेरी ट्राइमॉलिक्यूलर है, बहुत बढ़िया। यही रिएक्शन मेरी ओवरऑल रिएक्शन को लिमिट कर रही है, मतलब ओवरऑल रिएक्शन की जो स्पीड है उसको लिमिट कर रही है। और यही जो स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी कि रिएक्शन की जो स्पीड है वो इस पे डिपेंड कर रही है, ठीक। अब इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या हो जाएगा? अच्छा, एक चीज याद रखना, इस रिएक्शन में आप रेट लॉ में H+ को मत कंसीडर करना। रीजन बीइंग कि H+ की कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए हम रेट लॉ में इसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो रेट, अच्छा, कुछ एस्पेक्ट्स में इसको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में भी लिया जाता है, अगेन उससे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए हम इसको यहां पे रेट लॉ के अंदर रेट एक्सप्रेशन में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। याद रखना, इसको नहीं कंसीडर किया जाता है Fe2+, साथ ही साथ ClO3 1-। यहां पे इसका जो रियल ऑर्डर हमारे पास आता है दैट इज 1, और इसका जो रियल ऑर्डर आता है हमारे पास दैट इज 1। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज दैट इज 1 and 1। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास कितना आ जाता है? दैट इज N is equals to 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो यह हमारे पास ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आता है, दैट इज 2। सो द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन विल बी के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ClO3 1-। इसको कंसीडर नहीं करते हैं बिकॉज इससे कोई परिवर्तन या चेंज नहीं आ रहा। आप ये मान सकते हो उसकी पावर आपने 0 ले ली तो एक्चुअल में 1 हो गया, वो उसकी पावर आपने क्या कर दी? उसकी पावर आपने 0 कर दी। एक तरीके से उसकी पावर 0 कर दो, उसकी कंसेंट्रेशन में परिवर्तन आने से कुछ भी परिवर्तित नहीं हो रहा है। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी पावर जो है वो मैं मान लेता हूं कि यहां पे ऑर्डर जो है वो क्या है? इसका 0 है, मतलब इसके अंदर परिवर्तन करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 मान लिया। तो 1 + 1 + 0 यानी 2 हो गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आया।
तो मॉलिक्यूलैरिटी आप देखेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पे 2 है, तो दोनों अलग अलग हुए। ये मॉलिक्यूलैरिटी ट्राई मॉलिक्यूलर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो ये ओवरऑल रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी हम नहीं लिख सकते, मल्टीपल जो ये स्टेप्स में हो रही है, तो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये जब कंबाइन करेंगे तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन बनता है। तो इनके लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन है एक 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 एक। ये बाय मॉलिक्यूलर है, ट्राई मॉलिक्यूलर। अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्लो स्टेप ये होता है, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि रिएक्शन का रेट इससे डिटरमाइन होगा। इसमें हमने जैसे ही लिखा तो ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 + 1 + 0, तो कितना हो जाएगा 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। ठीक है, चलो अब एक और ये देख लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकॉम्पोजिशन। सो कंसीडर द डीकॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज कैटलाइज्ड बाय आयोडाइड आयन इन एन एल्कलाइन मीडियम। क्या कहने का मतलब है, हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये रहा, इसका हम डीकॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, इसके डीकॉम्पोजिशन से बन रहा है हमारे पास वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन। ठीक है, ये बन रहा है। यहां पे कैटेलाइज करने के लिए, यानी कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, हमने आयोडाइड आयन लिया है एल्कलाइन मीडियम में। क्या लिया है, आयोडाइड आयन लिया है एल्कलाइन मीडियम में। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब मजे की बात यह है कि अगेन ये एक ओवरऑल रिएक्शन है, ध्यान से समझेंगे। ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एक ओवरऑल रिएक्शन स्टेप हमने लिखा हुआ है कि ओवरऑल रिएक्शन जो होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो ये होगा। ये ओवरऑल रिएक्शन है किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। मजे की बात यह है कि ये मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है। अब आप बोलोगे यहां तो 2 ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे, 1 2 3, ये तो 1 स्टेप में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पर आप दिमाग लगाना, हमेशा आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि मेरे राजा बेटा, मेरी बात को याद रखना, जब भी किसी रिएक्शन में आपको ये कैटलिस्ट दिख जाए, मतलब समझना कि रिएक्शन एक स्टेप में तो नहीं हो रही। जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर हमें कैटलिस्ट देना पड़ रहा है, यानी कि वो पदार्थ जो कि रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आगे। आप समझो कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने या घटाने का दम रखता है। अगर मैंने यहां पे कैटलिस्ट रखा है ना बेटा, इसका मतलब यह नहीं कि अपने आप एक ही बार में निपट के हो जाएगी, ऐसा नहीं हो रहा होगा कि ये एक स्टेप में हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली यहां पे कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट्स बनाएगा, तभी रिएक्शन की स्पीड जो है बढ़ेगी, यानी ये रिएक्शन को स्टेप्स में करवाएगा। ये देखो, ये रिएक्शन को स्टेप्स में करवा देता है, यानी कि ये रिएक्शन को स्टेप्स में कराएगा ताकि जल्दी कर सके। मतलब ये एक ऑल्टरनेटिव पाथवे बना देता है कि रिएक्शन मुझे जल्दी खत्म करवानी है, सिंपल। तो आपको एक छोटी बात बता दूं, अगर आपको ये कभी भी ऐसा दिख जाए, कैटलिस्ट दिख जाए कि ये कैटलाइज किया हुआ है किसी रिएक्शन को, याद रखना मेरे प्यारे भाई और बहनों कि मॉलिक्यूलैरिटी कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन स्टेप्स में ही हो रही होगी। रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जनरली। अगेन जनरली वर्ड मैं यहां पे लगा रहा हूं, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये नहीं कि सिर्फ इसका थोबड़ा देख दिया तो ये हो गया। अरे बेटा, यहां पे कैटलिस्ट लगाया आपने, ये क्या लगाया आपने, कैटलिस्ट लगा दिया आपने यहां पे। अब पॉइंट ये है, कैटलिस्ट लगाने का लॉजिक ही ये है कि ये अल्टरनेटिव पाथवेज बना रहा होगा, इंटरमीडिएट्स बना रहा होगा, ताकि रिएक्शन जल्दी खत्म करवा सके। तो रिएक्शन स्टेप्स में हो रही होगी, एंड दो स्टेप्स विल मेक श्योर कि रिएक्शन जल्दी हो जाए। समझ में आ गई मेरी बात जी? अब ये रिएक्शन हमारे पास 2 स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, दिस इज बेसिकली दी स्लो स्टेप। ये स्लो स्टेप है, याद रखना। ये स्लो स्टेप जो है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा यहीं से निकलेगा। दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है। पहला, हमारे पास H2O2 है, आयोडाइड आयन है, तो ये IO1- NH2O में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं हाइपो आयोडाइड। क्या बोलते हैं? हाइपो आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज एन इंटरमीडिएट, दिस इज एन इंटरमीडिएट, ध्यान से सुनना। तो H2O2 इस कैटालिस्ट से इंटरेक्ट करता है, बनता है IO1-, साथ में बनता है H2O। सेकेंड स्टेप में
ये IO1 माइनस रिमेनिंग जो आपके पास H2O2 है उससे इंटरेक्ट करके I1 माइनस H2O और O2 देता है। जब आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें यह हाइपो आयोडाइड आयन गायब हो जाएगा। जब आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे उसके अंदर हाइपो आयोडाइड आयन गायब हो जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि हाइपो आयोडाइड आयन था नहीं, बिल्कुल था। इसीलिए इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हम डिफाइन नहीं करते। वी डोंट डिफाइन द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। we don't define the molecularity of this. We don't define molecularity of this. मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अरे मेरे को एक बात बताओ, आपको ये बात समझ में आ रही है? यहां पर अगर मैं बोलूं कि इसके दो मॉलिक्यूल्स डिकंपोज होकर दे रहे तो एक्चुअल में क्या है रियल रिएक्टेंट थे? नहीं। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये H2O2 आयोडाइड के आयन से इंटरेक्ट करके हाइपो आयोडाइड आयन बना रहा है प्लस H2O, फर्दर हाइपो आयोडाइड आयन वापस H2O2 से इंटरेक्ट करके I1 माइनस H2O प्लस O2 बना रहा है। तो ये जो रियल वॉरियर्स हैं, जो रियल रिएक्टेंट्स हैं, वो तो आपको यहां पे दिख ही नहीं रहे हैं इधर। तो मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा रियल रिएक्टेंट्स की बात करती है, जिन्होंने एक्चुअल में वहां पे पार्टिसिपेट किया है। इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट दैट, हमेशा उसकी बात करेगी। समझ में आ गई मेरी बात जी? तो सबसे पहले ये वाला स्टेप तो स्लो हो जाएगा, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम यहां से निकालेंगे। दूसरा, ये रिएक्शन 1 और 2 ये 2 स्टेप्स में होती है। पहला वाला स्लो है, दूसरा वाला फास्ट है। सुनील भैया इस स्टेप में ये तो कंप्लीशन पे जा रहा है, मतलब यहां पे एक्चुअली में रिएक्टेंट्स भिड़ के ये बना रहे होंगे, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी 1 और 1, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 2। सिमिलरली यहां पे मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी 1 और 1, यानी यहां पर भी हो जाएगी 2। तो ये इन दोनों स्टेप्स के लिए मॉलिक्यूलैरिटी आएगी, इसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी नहीं लिख सकते हैं। सुनील भैया ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है? कैटलिस्ट है, तो एक पहचान है कि रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रही होगी। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मॉलिक्यूलैरिटी नहीं लिख सकते, इसके स्टेप्स के लिए आप मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन कर सकते हो। जो स्लो स्टेप था, अब इस स्लो स्टेप के लिए अगर हम रेट लॉ लिखना चाहें तो रेट लॉ क्या हो जाएगा? रेट लॉ, सो रेट इज इक्वल्स टू के। इस वाले स्टेप के लिए लिखेंगे सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I1 माइनस। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सुनील भैया इस वाले के लिए आपने लिखा यस, क्योंकि यही वाला स्टेप जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो इसके लिए हम लोग रेट लॉ लिखेंगे। तो जो भी हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसके लिए रेट लॉ लिखेंगे। ठीक है सुनील भैया, यहां पे I1 माइनस तो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट तो रिएक्टेंट नहीं होता, उसको क्यों लिखा? राजा ये रिएक्शन की स्पीड को डिटरमाइन कर रहा है। हां, इसी की वजह से तुम्हारी रिएक्शन की जो है वो पाथवे ऑल्टरनेटिव पाथवे बनाएगा ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए। तो यहां पे याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, रेट लॉ का पार्ट बन जाता है वो। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। हां, तो बस यहां पे जो आ रहा है उसको लिख दो, सीधा सरल आंसर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर क्या हो जाएगा? इसकी पावर प्रैक्टिकली 1 आएगी, इसकी पावर प्रैक्टिकली 1 आएगी, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 2। तो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैं कामना करता हूं आपको अंतर समझ में आया होगा। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर हम चर्चा करते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन जो है उसकी मॉलिक्यूलैरिटी हम नहीं बता सकते। कैन नॉट टेल द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस। हमको यह पता लगा कि यहां पे कैटलिस्ट आया, यानी कि डेफिनेटली मल्टीपल स्टेप्स में हो रही होगी, तो इनके मल्टीपल स्टेप्स एक बार में हो जा रहे होंगे। ये रियल रिएक्टेंट्स है, इनके लिए मॉलिक्यूलैरिटी हम लिख सकते हैं कि एक्चुअल में ये दोनों भिड़के बना रहे होंगे, ये भिड़के बना रहे होंगे, ये हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। इन दोनों में से सबसे स्लो स्टेप कौन सा? ये स्लो स्टेप है, तो ये हमारी इस रिएक्शन की रेट को डिफाइन करने वाला है। इसके लिए हम लोग लिख देंगे यहां पर रेट लॉ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए यहां पे स्लो स्टेप कौन सा था? दिस वाज द स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो रेट लॉ यहां से आएगा, इससे आएगा। चलो अब इनके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस टेबल जो मैं लेकर आया हूं। डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी, डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सब आपको पता है। मॉलिक्यूलैरिटी बताती है कि नंबर ऑफ स्पीशीज जो एक्चुअली में कोलाइड करेंगे साइमल्टेनियसली इन एलिमेंट्री स्टेप, यानी कि एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में कोलाइड करने वाले एक पॉइंट पे एक टाइम पे, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ, यानी कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड जो रेट लॉ है उसके अंदर x + y + z जो भी है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा होता है।
इसको हम कैसे निकालते हैं? ये रिएक्शन के मैकेनिज्म से निकलता है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। यानी कि अगर आपने रिएक्शन के मैकेनिज्म को लिख दिया, मैकेनिज्म लिखने के बाद आप थ्योरेटिकली उस वैल्यू को लिख सकते हो। तो थ्योरेटिकल वैल्यू है। अगेन ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकलता है, आपको भी पता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डेटा से हमने निकाला था। मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। जब हम मैकेनिज्म लिखते हैं उससे मॉलिक्यूलैरिटी लिख सकते हैं। अगर मैंने ये लिख दिया तो अब मैं इसकी मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन कर सकता हूं। थ्योरेटिकल डेटा है। ये हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शंस पे अप्लाई होता है। ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, इनको कंबाइन कर दिया तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनी। ठीक है, और ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस दोनों के ऊपर हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने एक्चुअल में इसी रिएक्शन के ऑर्डर को इससे निकाला है। आपने ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला है वो किसका निकाला है? ये जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाली किसकी निकाली है बताओ? आपने जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, पता है आपको आपने किसका निकाला है? आपने इस रिएक्शन को बताया कि दो स्टेप्स में भी ये स्टेप स्लो था, ये इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो आपने ओवरऑल रिएक्शन का रेट लॉ लिखा है। यू हैव रिटन द रेट लॉ ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। सो द रेट लॉ ऑफ दिस रिएक्शन, रिएक्शन 1, ये है रिएक्शन 1 ऑफ दिस रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन 1 की हम बात कर रहे हैं बेटा। तो एक्चुअली में रेट लॉ हमने इस रिएक्शन का ही यहां पे लिखा है। ठीक है ना? तो हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी लिख सकते हैं और हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए भी इसको लिख सकते हैं। ये हमेशा होल नंबर होगा 1 2 3। ये जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, आपको पता है। इट कैन नेवर बी जीरो बट मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी जीरो। इट कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, इट कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो हो सकता है। ये जीरो और फ्रैक्शनल कभी नहीं होगा। होल नंबर में 1 2 3 होगा। ये होल नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी होगा। एलिमेंट्री रिएक्शंस भी होता है, ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शंस के लिए हो जाता है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म थ्योरेटिकल डेटा है, ये प्रैक्टिकल डेटा है। सिंपल छोटी सी बात, कामना करता हूं समझ में आ गई होगी। चलिए फटाफट से एक बार कमेंट में आए भैया कहां चला गया भैया? आज क्या आए भैया नहीं लेके आए क्या? हम आए भैया कहां गई भैया? अरे भैया आए भैया नहीं आएगा। आए भैया को छोड़ के न जा रे ना, भैया को छोड़ के न जा। चलो आए भैया का नारा लगा देंगे इनटू द कमेंट सेक्शन। अगर सब समझ में आ गया जल्दी से प्लीज राइट आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन। जल्दी 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 आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन गाइस। आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन, आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन, आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट मेरे दोस्तों, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के सवाल अब देखो आपको एकदम मक्खन और हलवा और सब कुछ लगेंगे। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी बच्चों को समझ ही नहीं आता, अब तुम्हें समझ में आ चुका है, तुम्हारे पास रीजन है, लॉजिक है, सब समझ में आ गया तुम्हें, याद रखना। ठीक है, अब देखो एक बार में कर लेंगे सवाल जल्दी से। रिएक्शन मेरे साथ एनालाइज करो। देखो ट्वाइस ऑफ NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम विल गिव N2 + 3S2। आपको बोला है ऑर्डर लिखो और मॉलिक्यूलैरिटी लिखो रिएक्शन का। अरे सुनील भैया के छात्र हैं हम, क्या कर रहे हो आप? आपने लिखा है रेट इज इक्वल्स टू K। इससे क्या समझ में आता है भैया? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अरे समझ में आया कि नहीं आया भैया? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है सबसे पहली बात। अरे रेट इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अरे भैया रेट लॉ के अंदर आपने रेट इज इक्वल्स टू K लिखा है, याद करो मैंने पढ़ाया था कल की क्लास में, लास्ट क्लास में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। डन है पहला पार्ट तो डन। दूसरा पार्ट मॉलिक्यूलैरिटी। आबार मॉलिक्यूलैरिटी कहीं हो है भाई साहब? दो, सरल भाषा में दो। भैया यहां पे तो स्टेप्स देने चाहिए, कैटलिस्ट है। मैंने कहा था जनरली, जनरली नॉट इन एवरी केस, जनरली जनरली। और उन्होंने अगर तुमको ये नहीं बताया कि ये स्टेप्स में हो रही है, मल्टीपल स्टेप्स कुछ गिवन है, वन स्टेप मानो, कंसिडर दिस एज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, राइट द मॉलिक्यूलैरिटी S2। समझ में आया जी? राइट द मॉलिक्यूलैरिटी S2 अंटिल अनलेस दे हैव मेंशन्ड की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, वो सब उन्होंने बताया ना। जब तक नहीं बताया ठीक है, सिंगल स्टेप मान के चल रहा हूं मैं, सिंगल स्टेप है, मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो गई। मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चलो व्हाट इज द यूनिट ऑफ K? यूनिट ऑफ K क्या हो जाएगा? रेट और K इक्वल दे रखा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यूनिट ऑफ K क्या हो जाएगी? रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी बताइए? यूनिट ऑफ
के इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बेटा? अरे यार, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट क्या होगा? रेट इज इक्वल्स टू के, तो के की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। के इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है, खत्म बात। ठीक, चलो इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यहां पर भी सेम दिख रहा है, रेट इज इक्वल्स टू के बोल दिया है इस रिएक्शन के लिए, तो सबसे पहला हम सॉल्व करेंगे। रेट इज इक्वल्स टू के दे दिया है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अरे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? एक और एक दो मान लेते हैं, दो हो जाएगी, खत्म काम। मैं मानता हूं सिंगल स्टेप में हो रही है, एक और एक दो हो जाएगी मॉलिक्यूलैरिटी। यूनिट ऑफ के सेम, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऐसे सवाल आते हैं। डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाउ डज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन डिफर फ्रॉम मॉलिक्यूलैरिटी फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मजाक सवाल, ऐसे सवाल आते हैं। अब बताओ नहीं कर पाओगे ये? अभी तो बताया स्लाइड नंबर 21, अभी जस्ट मैंने आपको ये बात बताई है स्लाइड नंबर 21 पे, इजीली आप कर सकते हैं। ये देखिए स्लाइड नंबर 21 पे, ये देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, स्लाइड नंबर 21। क्या यार सुनील भैया, तो बड़े सरल सवाल आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सवाल मिलेंगे आपको बोर्ड्स में। ये देखिए इससे सवाल आया एग्जैक्ट। भैया एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हम हर एक लाइन पढ़ेंगे भैया, सवाल आ सकता है कहीं से भी, इसीलिए आपको हर एक लाइन में कवर करवाता हूं, या हर एक लाइन में आपको कवर करवाता हूं। देखिए भैया, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ, हमेशा रेट लॉ किससे पता लगता है? स्लो स्टेप से पता लगता है। तो जो स्लो होता है वो हमारे पास होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हमको हमारे बड़े भैया सुनील भैया ने बताया था, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो यहां पे जो रेट हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 रेज टू द पावर 1 आयोडाइड रेज टू द पावर 1। यानी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में है विद रिस्पेक्ट टू H2O2 और फर्स्ट ऑर्डर में है विद रिस्पेक्ट टू आयोडाइड आयन। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अरे दादा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? दो ही तो होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर ओवरऑल लिखना हो n, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तीसरा सवाल, ऐसे सवाल आएंगे भैया, नहीं कर पाओगे। आउट ऑफ स्टेप्स 1 and 2 विच इज रेट डिटरमाइनिंग, अरे भैया कर दिया हमने आंसर। स्टेप 1 इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, काम खत्म। बताइए ऐसे सवाल नहीं कर पाएंगे आप? इतने सरल सवाल, 3 नंबर देके जाएगा ये सवाल, आपको नहीं कर पाओगे? बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, नहीं कर पाओगे? बढ़िया, बस तो फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना, एक बार आए भैया लगाना है और आगे जीवन में चले जाना है। ठीक है भाई, मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, मैं तुम्हें जितना पढ़ा रहा हूं उससे बोर्ड के सवाल किस लेवल के हैं? हमेशा सवालों का लेवल कहां आ रहा है? उससे नीचे ही आ रहा है। अगर तुमसे वो मॉलिक्यूलैरिटी भी पूछ लेंगे ना, तो तुम हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी बता पाओगे। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी नहीं बता सकते, इसकी और इसकी मॉलिक्यूलैरिटी बता सकते हैं। ये स्लो स्टेप है, इससे रेट लिखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट हो जाएगा वो ये हो जाएगा। जो हमने सब पढ़ा है उससे एक एक चीज, तुम्हारा एक एक सवाल सेट हो जाएगा। अगर मान लो कल को उनका दिमाग सटक गया और उन्होंने इस रिएक्शन के ऊपर कुछ पूछना कहा, तो तुम इस रिएक्शन के बेसिस पे भी आंसर कर पाओगे, क्योंकि यू हैव दैट नॉलेज, यू हैव दैट डेटा कि यहां पे क्या हो रहा है। तो दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नहीं है, बट मुझे लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको सब बताऊं, है ना? चलो, एनसीईआरटी ने बस एक लाइन लिख दिया, ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे? 1 + 1 + 0 2, ऐसे। चलिए कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, कामना करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से सारी बातों को सीख रहे हैं। आज की क्लास का एक होमवर्क आपको देते हैं, एक पीवाईक्यू सवाल आपको देते हैं, इसको करने की कोशिश आप करेंगे। ऑलराइट, अब आज की क्लास का इंसानियत और ज्ञान क्या है। मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे एक बहुत बढ़िया वीडियो डाला था, कामना करता हूं कि आपने देखा होगा। रात में लगभग 2:30 या 3 बजे के आसपास मैंने वीडियो डाला था, और वीडियो का बस इतना ही इंटेंट था आपको यह बताने के लिए, संसार में हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक, हम अच्छे रास्ते पे चले, सत्यम व धर्मम चर, सत्य के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे चले, कोई अधर्म ना करें। दूसरा, हमेशा अधर्म का रास्ता है, दूसरों के साथ गलत करें, अधर्म करें,
दैट इज ऑलवेज द नेक्स्ट ऑप्शन। आपको हमेशा पहला रास्ता चूज करना है। सेकंड रास्ता अगर आप चूज करेंगे तो फॉर सम टाइम आप खुश रहेंगे, बट जब उन कर्मों का हिसाब होगा तो आपको बहुत दर्द होगा, एक्सट्रीम पेन होगा, बहुत दर्द होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं, मैंने डाला भी था कल, कि सैटर्न किस तरीके से संसार में देखते हैं, सही के साथ सही, गलत के साथ गलत। अगर आपके अंदर ईगो बढ़ रहा है, आपके अंदर अहंकार बढ़ रहा है, वो आपका ईगो अहंकार सब तोड़ देंगे। ऑलवेज बी हम्बल, अपने कर्म अच्छे से करें, ईमानदार रहें, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। अच्छा करने वालों के साथ कभी गलत या खराब नहीं होता है, संसार का नियम है। जब आप एक अच्छा कर्म करेंगे, संसार की बहुत ताकतें जुड़ जाएंगी कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, आपको बचाने के लिए। ऑलवेज बिलीव ऑन योर गुड कर्मा, ऑलवेज बिलीव ऑन योर गुड कर्म, कि हाँ मैंने अच्छे कर्म किए, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। सदकर्म करने वालों का अहित नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? चलिए, अच्छे कर्म कीजिए, सब बढ़िया होगा। ऑल राइट, तो अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लीजिए। जैसे मैं कहता हूं, एसबी साथ है, फिजिक्स वाला साथ है, दोनों आपके साथ है। अब अच्छा, संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लूं क्या? बताओ एक बार, संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लूं क्या? आप लोग अवेलेबल हो, आओगे संडे को एक्स्ट्रा क्लास? पर आओगे तो फिर लूं, संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लूं? बताओ बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, संडे को एक्स्ट्रा क्लास। थम्स अप और थम्स डाउन, थम्स अप, थम्स डाउन, बताओ जल्दी बताओ। संडे के दिन अपन क्या करेंगे ना, तुम लोग पहले जाना, सुबह बढ़िया से खेलना वेलना, नाश्ता वास्ता करके एकदम नहा धो के फिर आना, 12 बजे या 1 बजे के आसपास क्लास ले लेंगे। तुम बता दो, बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम बोलोगे नहीं लेनी तो नहीं लेंगे, तुम बोलोगे लेनी है तो ले लेंगे, जैसा तुम कहो, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। पोल क्यों दे रहे हो? पोल क्यों दे रहे हो? पोल क्यों दे रहे हो? वोट कराओ। चलो, थम्स अप थम्स डाउन, अगर लेनी है क्लास तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन, ठीक है? नहीं, हाँ हाँ, नहीं सर, टाइमिंग चेंज कर दो। अरे यार, इतने सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं। चलो, अच्छा कह रहे, देखो तो 36% बच्चे अपना समय बता दो यार, तुमको भी हम नहीं करना चाहते कि भाई ये 63% बच्चे बोल रहे ले लो, 36.28% बच्चे बोल रहे नहीं लेनी। तो भाई तुमको जब तुम बता दो कि तुम किस समय कंफर्टेबल हो, उस समय ले लेंगे। तुम नींद से कितने बजे उठते हो? 1 बजे ले लूं? है, मंडे से टेस्ट है, तो संडे को एक छोटी क्लास ले लेंगे यार, आ जाना। मैं भी तो आ रहा हूं संडे को त्याग करके, मेरी तो छुट्टी होती है हफ्ते में, एक ही दिन छुट्टी होती है संडे। अच्छा, मैथ्स का लेक्चर है? अच्छा एक काम करना, तुम लोग है ना, कमेंट में लिख देना, जो 36% बच्चे हैं ना, उनको बोल रहा हूं, जो लगभग 67% बच्चे, तुमको मत लिखना, तुम तो हर टाइम आ जाओगे, तुम तो रेडी हो। तो जो बाकी के बच्चे जो रेडी नहीं है, वो कितनी बजे रेडी है वो लिख देना, ठीक है? और गुस्सा मत करना भाई, तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहा हूं, ठीक है? मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है। मैं तुमको चाहिए तो तुमको शेड्यूल भेज दूंगा कि कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे आना है, वो शेड्यूल भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तुम अपना समय बता दो, ठीक है? तुम अपना समय बता दो। तुम कहोगे सुबह 6 बजे लेनी है, तो सुबह 6 बजे उठ के आ जाऊंगा तुम्हारा शेड्यूल बनाने के लिए, तुम्हारा डिसिप्लिन बनाने के लिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अपन तो आई सन की, सुबह 6 बजे आ जाएंगे, नहा धोके पूजा करके कहेंगे आओ बेटा तुम भी आओ, तुम्हारा शेड्यूल और डिसिप्लिन बनाते हैं सुबह 6 बजे उठने का। तो तुम में वो गट्स होने चाहिए कि हाँ सर मेरे में वो गट्स है सुबह 6 बजे उठ के आने के। ये तो तुमको तय करना है ना कि तुमको अपने जीवन में कितना परिवर्तन चाहिए। मास्टर तो रेडी बैठा है कि हाँ भाई कितना परिवर्तन चाहिए बताओ, है? तुम में दम होना चाहिए सुबह 6 बजे। हाँ, अरे हम में बहुत दम है 6 बजे लेने का क्लास, हम आलसी थोड़ी हैं।
मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करता था अमृत वेला में। वहां सुबह की पढ़ाई अलग ही होती है भैया, अलग ही होती है। तो एक काम करना, तुम लोग कमेंट कर देना, जैसा तुम कमेंट करोगे मैं वैसा कर लूंगा। ठीक, चलो मिलते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।